युनचे का दिल पहले ही जल्दी शांत हो गया था, और उन शब्दों में जो इस युवा लड़की ने अभी अभी कहे थे और अभी अभी धीमी फुसफुसाहट में कुछ ऐसे शब्द थे जिनके बारे में वह बहुत चिंतित था। यह राजकुमारी, परम भगवान का वध करने वाला विष, स्वर्गीय गहन खजाना। उसने खुद को यह राजकुमारी कहा। क्या वह किसी साम्राज्य के शाही परिवार की राजकुमारी हो सकती है? और यह पूर्ण परमात्मा नाशक विष क्या है? मैं दुनिया के दसियों हजार जहरों से परिचित हूँ, मैंने यह नाम कभी क्यों नहीं सुना? और स्वर्गीय गहन खजाना, दादाजी ने कहा था कि उनके जन्म के माता पिता का पीछा किया जा रहा था क्योंकि उनके पास स्वर्गीय गहन खजाना था, और कहा कि 4 शब्द स्वर्गीय गहन खजाना एक भयानक वर्जना थी। और जिस दिव्य गहन खजाने के बारे में यह लड़की बात कर रही थी वह जाहिर तौर पर स्काई पॉइजन पल था। क्या ऐसा हो सकता है कि वहां एक से अधिक दिव्य गंभीर खजाना था? हालांकि युनचे ने इनके बारे में नहीं पूछा और यह पूछने का समय नहीं था। वह एक पल के लिए हिचकिचाया और अंत में अपना मुंह खोला। छोटी लड़की, मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम क्या कह रही हो, लेकिन तुम इतने दिनों तक स्काई पॉइजन पल में सोई रही और आखिरकार जाग गई। तुम मुझे अपना नाम बताओ। युनचे के सवाल का सामना करते हुए लड़की की अभिव्यक्ति और टकटकी डगमगाई नहीं, जैसे उसने सुना ही नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने फिर भी युनचे के सवाल का जवाब दिया। उसके गुलाबी होंठ थोड़े हिल गए और उसने 2 खाली और ठंडे शब्द कहे, मोली। मोली। युनचे हंसे और उनकी आंखों में सच्ची प्रशंसा थी। मोली फूल प्यारा और छोटा, सुगंधित, शुद्ध सफेद और निर्दोष है। यह वास्तव में एक ऐसा नाम है जो आप पर सूट करता है। शुद्ध सफेद और निर्दोष। लड़की के चेहरे पर दर्दनाक अभिव्यक्ति धीरे धीरे कम हो गई और उसके होंठ थोड़े से झुक गए, जिससे एक ठंडी चाप बन गई। इस समय एक ठंडी हवा चली जिससे उसके रक्त लाल बाल हल्के से नाचने लगे। एक पन्ना हरा पत्ता हवा में नीचे तैर रहा था और लड़की के हाथ से पकड़ा गया था। मैं मोली हूँ, मोली ताज़ा खून से रंगा हुआ है। लड़की की हथेली ढीली हो गई और पूरी हरी पत्ती पहले से ही छोटे छोटे टुकड़ों के ढेर में बदल गई थी, बिखरी हुई और हवा के साथ गिर रही थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युनचे के दिल ने अचानक एक हड्डी भेदी, दिल भेदी और भयानक ठंडक को जन्म दिया। हल्की हवा में वे छोटे छोटे टुकड़े सभी दिशाओं में बिखर गए और उनमें से एक हिस्सा गिरते ही लड़की के शरीर की ओर उड़ गया। युनचे की आंखों के सामने एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। उन टुकड़ों के लड़की के शरीर को छूने के बाद वे वास्तव में उससे चिपके नहीं, बल्कि सीधे उसके पास से गुजरे और उसके पीछे उड़ गए। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या हो रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि इस लड़की का शरीर वास्तव में निराकार था? नहीं, यदि यह सिर्फ एक निराकार शरीर था तो वह उस खंजर को कैसे उठा सकती थी? वह उस पत्ते को कैसे पकड़ सकता था? क्या ऐसा हो सकता है कि वह सक्रिय रूप से किसी चीज को छू सकती थी लेकिन वह उसे छू नहीं सकती थी? एक अजीब अर्ध निराकार, अर्ध असली चीज। मैं आपके प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं। अब आपके लिए इस राजकुमारी के प्रश्न का उत्तर देने का समय आ गया है। मोली की काली मणि जैसी आंखें सीधे युनचे की आंखों में घूर रही थीं। उसकी बिल्कुल सुंदर आंखें सबसे तेज ब्लेड की तरह थीं, जो सीधे उसकी आत्मा और दिमाग के सबसे गहरे हिस्से में चुभ रही थी। तुम्हें स्काई पॉइजन पल कहाँ से मिला? मेरे गुरु ने मुझे दिया था, लेकिन मेरा स्वामी पहले ही मर चुका है और मुझे यह भी नहीं पता कि उसे स्काई पॉइजन मोती कहाँ से मिला। युनचे ने सीधे कहा। इस लड़की की आंखों का सामना करते हुए, जो हीरे की तरह स्पष्ट थी, उसे एक भयानक एहसास हुआ कि उसने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने बस सच कहा। किसी भी मामले में सच कहना कुछ न कहने के समान था। वह वास्तव में नहीं जानता था कि जब वह ज़्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट में था तो उसके मालिक को स्काई पॉइजन पल कहाँ से मिला था। लड़की की निगाहें 3 सेकंड तक उसकी आंखों पर टिकी रहीं, फिर थोड़ी हिली। एक ठंडे लहजे के साथ जो एक 12 या 13 साल की लड़की से संबंधित नहीं होना चाहिए, उसने हल्के से कहा, द स्काई पॉइजन पल गहरे आकाश के साथ खजानों में 5वें स्थान पर है। इसमें एक अंतहीन स्थान है और दसियों को डिटॉक्सिफाई कर सकता है। दुनिया में हजारों जहर, यह दुनिया में सभी जीवित चीजों को शुद्ध कर सकता है। 1300 साल पहले यह थोड़े समय के लिए प्रकट हुआ, जिससे दुनिया लड़ गई और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में अपन गहरी नसों वाले अपन के हाथों में गिर जाएगा, और यह आपके शरीर के साथ भी जुड़ गया। यह केवल हास्यास्पद है। मुझे नहीं पता कि यह स्काई पॉइजन पल पहले ही अपनी आध्यात्मिकता खो चुका है, या यदि इसकी आध्यात्मिकता पूरी तरह से पागल हो गई है। उद्धरण चिन्ह। गहन आकाश के साथ खजानों में 5वें स्थान पर। इस समय लड़की की वर्धमान जैसी बाहें अचानक डूब गईं और एक बर्फ ठंडी हत्या का इरादा अचानक घनीभूत हो गया, कसकर युनचे के शरीर को ढंक लिया। चून की स्काई पॉइजन पल आप जैसे अपन से खुद को जोड़ने के लिए तैयार है, तो कोई कारण नहीं है यह खुद को इस राजकुमारी से नहीं जोड़ेगा। शरीर, निकाय, संस्था, प्रधान भाग, देह, शव, काया, समिति, जिस्म, अंग, समुदाय, जनाजा, डील डॉल, फुफकार। बर्फीली हवा का एक झोंका आया और इससे पहले कि युनचे प्रतिक्रिया दे पाता, उसकी पीठ पहले ही उसके पीछे पेड़ के तने से जोर से टकरा चुकी थी। हत्या के इरादे से भरी लड़की का बर्फ सफेद चेहरा पहले से ही पहुंच के भीतर था और उसके बाएं हाथ ने उसके गले को कसकर पकड़ लिया। तुम। युनचे की आंखें फैल गईं और घुटन के दर्द से उसका चेहरा जल्दी से पीला पड़ गया। मैं आपको 2 विकल्प दूंगा।
लड़की का बिल्कुल सुंदर चेहरा दिल को झकझोर देने वाली उदासी से भर गया था और उसकी बचकानी आवाज हर शब्द के साथ ठंडी थी। एक, आज्ञाकारी रूप से इस राजकुमारी को स्काई पॉइजन पल सौंप दो। दूसरा, यह है कि इस राजकुमारी को मारने के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से आपके शरीर से आकाश विश्वमोती ले लूंगा। उद्धरण चिन्ह। लड़की का हाथ स्पष्ट रूप से गर्म जेड की तरह नाजुक और नर्म था, लेकिन यह एक लोहे के घेरे की तरह था जिसने उसके गले को कसकर बंद कर दिया था, जिससे उसका पूरा शरीर हिलने डुलने में असमर्थ हो गया था और दर्द असहनीय था। हालांकि उनके चेहरे पर डर या घबराहट का कोई निशान भी नहीं था। इसके बजाय एक कमजोर और गूढ़ आवाज के साथ उन्होंने एक अतुलनीय सपाट स्वर के साथ कहा, मैं दूसरा विकल्प चुनता हूँ, जल्दी करो और मुझे मार डालो। लड़की की सुंदर आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं और वह ठंडी हंसी, आपको लगता है कि इस राजकुमारी की हिम्मत नहीं है। जैसे ही वह बोल रही थी, उसकी उंगलियां अचानक कस गईं और युनचे की गर्दन पर तुरंत 5 भयानक खूनी निशान दिखाई दिए और उसकी अभिव्यक्ति और भी दर्दनाक हो गई। हालांकि उसके मुंह का कोना मुड़ा हुआ था और एक पीला चेहरा, वह मुस्कुराया, यदि आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, अभी आप मुझे बचाने के लिए अपनी आत्मा को जहर खा जाने के परिणामों का जोखिम नहीं उठाते। मोली, युनचे ने उसकी आंखों में देखा और घुटन भरे दर्द से मुड़े हुए चेहरे के साथ उसने कहा, तुम्हें जहर दिया गया है और यह जहर न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी जहर देता है। उस रात तुम्हारा शरीर मेरे सामने नष्ट हो गया था और वर्तमान तुम केवल तुम्हारी आत्मा के साथ रह गई है जो जहर से उलझ रही है। ... अब तुम्हारे शरीर का कारण यह है कि तुमने उस दिन जबरदस्ती मेरा खून चूस लिया था, जिसके कारण आसमानी जहर मोती जो अपनापन दिखाने के लिए मुझसे जुड़ गया है आपकी ओर, और अर्धठोस शरीर बनाने के लिए स्काई पॉइजन पल की शक्ति और मेरी जीवन शक्ति को उधार लेना। इसका मतलब यह भी है, मेरा जीवन तुम्हारा जीवन है। यदि आप मर जाते हैं तो मुझे किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा, लेकिन अगर मैं मर गया तो तुम तुरंत मेरे साथ मर जाओगे। उद्धरण चिन्ह। अगर मैं आपको स्काई पॉइजन पल सौंपता हूं तो मैं वास्तव में मौत को दावत दे रहा हूं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मोली की खूबसूरत आंखों की गहराई में एक गहरा झटका लगा और उसका छोटा सा हाथ जो यूचे के गले को दबा रहा था, धीरे धीरे ढीला हो गया। यूचे, जो अंततः गला घोंटने के दर्द से बच गया था, जोर से खांसा और फिर पागलों की तरह उल्टी कर दी। उसने अपना पित्त लगभग थूक दिया था और उसका रंग और भी भयानक रूप से पीला पड़ गया था। आप जितने बेकार दिखते हैं उतने बेकार नहीं लगते। मोली की नजर उस पर पड़ी। तुम यह सब कैसे देख सकते हो? हे, यूचे ने धीमी हंसी के साथ कहा, क्योंकि मैं एक जीनियस डॉक्टर हूं। यदि आप मरना नहीं चाहते हैं तो न केवल आप मुझे मार नहीं सकते, आपको मेरी रक्षा के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग करना चाहिए। लेकिन एक आत्मा को एक शरीर में संघनित करने के लिए यह एक ऐसी क्षमता है जिसे कम से कम सम्राट गहन दायरे में पहुंचकर ही प्राप्त किया जा सकता है। आपका जीवन मेरे जीवन से बहुत अधिक मूल्य का है। उद्धरण चिन्ह। जब एक 12 या 13 वर्षीय सम्राट प्रोफाउंड रियल ने ये शब्द कहे तो युनचे के दिल में उग्र लहरों की कल्पना करना आसान था। पूरे ब्लू विंड साम्राज्य में जो स्काई प्रोफाउंड दायरे तक पहुंच सकते थे वे जो चाहे कर सकते थे, और जो सम्राट प्रोफाउंड दायरे में पहुंच गए थे, पूरे ब्लू विंड साम्राज्य की संख्या 10 भी नहीं थी। और ये 10 लोग दुनिया को नीची निगाह से देखने वाले अतुलनीय सम्राटों की तरह थे। और इस दायरे तक पहुंचने के लिए न केवल अत्यधिक उच्च प्रतिभा और अवसरों की आवश्यकता थी, बल्कि उन्हें पर्याप्त समय की भी आवश्यकता थी। जो ब्लू विंड एम्पायर में सम्राट प्रोफाउंड दायरे तक पहुंच सकते थे वे सभी 100 साल से अधिक पुराने थे। इस दायरे तक पहुंचने पर भले ही भौतिक शरीर नष्ट हो गया हो, फिर भी वे एक आत्मा को एक शरीर में संघनित कर सकते थे। जब तक उन्हें अपने भौतिक शरीर के पुनर्निर्माण का अवसर मिला, वे पूरी तरह से पुनर्जन्म ले सकते थे। और यह लड़की जिसका भौतिक शरीर नष्ट हो गया था लेकिन जिसकी आत्मा अपनी जीवन शक्ति पर निर्भर होकर अस्तित्व में रही, स्पष्ट रूप से सम्राट गहन क्षेत्र की ताकत थी। यह इतनी भयानक अवधारणा थी, और लड़की के निम्नलिखित शब्दों ने युनचे को पूरे 5 सेकंड के लिए एकटक घूरने पर मजबूर कर दिया। सम्राट गहरा क्षेत्र। लड़की की निगाहें नहीं डगमगाईं, लेकिन उसके चेहरे से एक गहरी तिरस्कार साफ झलक रही थी। वह क्या है? युनचे। इस समय सामने से अचानक कुछ जल्दी जल्दी कदमों की आहट आई। मोली की निगाहें जम गईं और वह धीरे धीरे घूम गई। पदचिन्हों का स्वामी शीघ्र ही उसकी दृष्टि में प्रकट हो गया। जियो, एक और व्यक्ति जो चाहता है कि मेरा जीवन आ गया है, जैसा आप उचित समझे वैसा करें। जब अभी जियोबा का सामना कर रहे थे, हालांकि उनके हाथ में एक गुप्त हथियार था, यह कहना असंभव था कि वह घबराए हुए नहीं थे। लेकिन अब जियो को फिर से अपने सामने आते देखकर उसे जरा भी घबराहट महसूस नहीं हुई। उसका आधा शरीर उसके पीछे पेड़ के तने के खिलाफ झुक गया और उसने जियो को जो टकटकी लगाई उसमें दया के निशान भी थे। और अफसोस, केवल एक जियो ही क्यों आया? कुछ और लोग उसके साथ कब्र तक जाते तो अच्छा होता। जियो ने पहले यूचे को देखा, फिर जमीन पर खून और कीमा बनाया हुआ मांस देखा। हालांकि जियोबा का शरीर पहले ही हजारों टुकड़ों में बिखर चुका था, फिर भी उन्होंने उसे दर्जनों वर्षों तक जानने के बाद एक नज़र में पहचान लिया। तुरंत वह सदमे से अभिभूत हो गया और जब उसकी नज़र मोली पर पड़ी तो वह पूरी तरह से अवाक रह गया। जियोबा और जियो दोनों जियोशोल की गैर प्रत्यक्ष रक्त रेखा से पैदा हुए थे और विशाल जियोशोल परिवार में उनका जन्म बहुत नीच था। लेकिन क्योंकि उनकी जन्मजात प्रतिभा युवावस्था से ही उत्कृष्ट थी, उन्हें अतुलनीय रूप से कठोर प्रशिक्षण से गुजरने के लिए चुना गया था और बाद में जियोकुंग्युन के निजी अंगरक्षक बन गए।
जुआनली न केवल मजबूत था बल्कि उसके पास एक ठंडा और हृदयहीन स्वभाव भी था। वह केवल वफादारी जानता था और उसे किसी और चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं। यहाँ तक अगर एक खूबसूरत महिला उसकी बाहों में थी तो भी उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली और उसका दिल नहीं डगमगाया, जैसे कोई मशीन अपना मूल स्वभाव खो चुकी हो। बेशक उसके लिए पीडोफाइल होना और भी असंभव था, लेकिन जिस क्षण उसने मोली को देखा उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसके शरीर में एक सुन्नता महसूस हुई जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, और उसके पूरे शरीर में खून लगभग उबलने ही वाला था। वह नहीं जानता था कि उसके सामने लड़की की सुंदरता का वर्णन करने के लिए कौन से शब्दों का उपयोग किया जाए। उसकी आंखें दुनिया के सबसे चमकीले मोतियों की तरह थीं, जो अविश्वसनीय रूप से सुंदर अभिव्यक्ति के साथ चमक रही थीं। उसके गाल, उसके चेहरे की विशेषताएं अति सुंदर और निर्दोष थीं, इतनी परिपूर्ण कि इसे जेड से खुदी हुई भी नहीं कहा जा सकता। उसका शरीर इतना छोटा और कोमल था, लेकिन एक मजबूत युवा आकर्षण से भरे हुए वक्र बेहद आकर्षक थे। सफेद पोशाक के पीछे पीछे नीचे तक यह एक प्राकृतिक चिकनाई और सुंदरता में उंडेल दिया। पोशाक के नीचे दो नाजुक और सीधे बछड़ों को उजागर किया गया था, जैसे कि उन्हें जेड से उकेरा गया हो। उसकी त्वचा असाधारण रूप से सफेद थी, दूधिया शहद की चमक के साथ लहरदार और बर्फ की तरह पारदर्शी। जमीन पर उसके पैर तियानशान पर्वत से दो बर्फ के कमल की तरह थे, इतने सुंदर की नश्वर दुनिया से कुछ ऐसा नहीं लगता था। इस दुनिया में इतनी खूबसूरत चीज कैसे हो सकती है? जियो पूरी तरह से अवाक रह गया था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, उसकी निगाहें बेजान थीं और उसकी चेतना पूरी तरह से दूर हो गई थी, मानो उसकी आत्मा पूरी तरह से छीन ली गई हो। वह जियो की दुखद मौत के बारे में भूल गया, यूचे के बारे में भूल गया जिसे वह मारना चाहता था। उसकी आंखों में, उसकी चेतना में केवल यही वह लड़की थी जो दुनिया को अपना रंग खो सकती थी। उसके लंबे लाल बाल हवा में लहरा रहे थे, जिससे उसकी सुंदरता में आकर्षण और आकर्षण का स्पर्श जुड़ गया था, जिससे उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसका शरीर गर्म हो रहा था। उसके दिल में उसे अपने अधीन करने की और उसे पागलपन से तबाह करने की तीव्र इच्छा थी। मौत को दावत देना। जियो की अतुलनीय रूप से भावुक निगाहों को देखते हुए मोली का चेहरा उदास था। उसने अचानक अपना नाजुक सफेद जेड जैसा हाथ उठाया, उसकी हथेली जियो की छाती की ओर इशारा कर रही थी। टकराना। बिना किसी ऊर्जा आंदोलन के और बिना किसी चेतावनी के जैसे ही जैस्मीन ने अपना दाहिना हाथ उठाया, जियो की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई, अतुलनीय रूप से भयभीत हो गई। यह ऐसा था जैसे उसने उस पल में सबसे भयानक नरक देखा हो। फिर उसका शरीर एक अत्यंत भयानक विस्फोट के साथ, एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। उसका सिर, अंग, धड़, आंतरिक अंग, सब कुछ एक पल में कुचल दिया गया। रक्त के एक विशाल फूल में विस्फोट हो गया। बिखरा हुआ खून दूर तक बिखरा हुआ था, आसपास के कई मीटर जमीन को खून से लाल रंग में रंग रहा था। यूचे, जियोबा और जियो दो सुपर विशेषज्ञ जो जियोशोल से आए थे और जियोस्कॉल के सैक्ट मास्टर के बेटे थे। एक का शरीर एक पल में अलग हो गया था और दूसरे का शरीर एक पल में फट गया था। उन दोनों को मोली ने तुरंत मार डाला था, जरा सा भी संघर्ष किए बिना। शायद जब वे मर गए तब भी उन्हें नहीं पता था कि वे कैसे मरे थे। इसके अलावा जिस तरह से उनकी मृत्यु हुई वह पिछली बार की तुलना में अधिक दयनीय थी। यूचे ने अपने 2 जीवनकालों में अनगिनत लोगों को मार डाला था और लंबे समय से खून और क्रूरता देखने के आदी थे। लोगों का सामना करने से वह सबसे ज्यादा नफरत करता था। उसके तरीके भी बेहद भयावह थे, लेकिन एक बार भी वह उतना क्रूर नहीं था जितना कि उसने उन 2 लोगों में से एक को मार डाला था। और अधिक सटीक होने के लिए उसके पास बस ऐसा करने की क्षमता नहीं थी। लाल बालों वाली यह लड़की जो खुद को मोली कहती थी, बस कौन थी वो? वह मोली ने अचानक एक बेहद दर्दनाक कराह सुनाई और उसका दुबला पतला शरीर अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। जियोबा का शरीर जमीन पर बिखरा हुआ था और जियो का शरीर खून से लथपथ था। यूचे को अचानक थोड़ा समझ आया कि उसने खुद को खून से सना हुआ मोली क्यों कहा। जिस तरह से उसने लोगों को मारा, वह कल्पना कर सकता था कि उसने कितने लोगों को मार डाला था और जो लोग उसके हाथों मारे गए थे वे कितने दयनीय थे। वह स्पष्ट रूप से सिर्फ एक लड़की थी जो बड़ी नहीं हुई थी, लेकिन उसके कार्य एक क्रूर और भयानक ग्रिम रीपर की तरह थे। यूचे अपने दिल में एक ठंडा डर महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसकी दर्दनाक अभिव्यक्ति को देखते हुए यूचे एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन अंत में उसने फिर भी 2 कदम आगे बढ़ाए और कहा, अभी तुमने स्पष्ट रूप से उसे मारने के लिए बहुत कम शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन तुम चाहते थे कि वह बिना पूरी तरह से मर जाए। लाश, तुम्हारी आत्मा एक अजीब से जहर से संक्रमित है। उसी क्षण तुम जुवानली को हटाओ, जहर इसका फायदा उठाएगा और तुम्हारी आत्मा को खा जाएगा। आवो। यूचे के पीछे से अचानक एक खींचा हुआ भेड़िया हॉवल सुनाई दिया और यह हॉवल स्पष्ट रूप से बहुत करीब था, इतना करीब कि यह उसके कान के ठीक बगल में था। यूचे जल्दी से घूमा और यह देखकर चौंक गया कि उसके दाहिनी ओर 20 कदम से भी कम की दूरी पर ग्रे फर वाला एक वयस्क भेड़िया कहीं से दिखाई दिया था और उसे बुरी तरह घूर रहा था। जंगली भेड़िए। यूचे अचानक चौंक गया। यह शहर की सीमा थी, वहां एक जंगली भेड़िया कैसे हो सकता है? हालांकि यह जंगली भेड़िया स्पष्ट रूप से सिर्फ एक सामान्य जानवर था, फिर भी यह एक भेड़िया था और इस जगह पर उसका प्रकट होना असंभव था। 1 मिनट रुकिए। अभी हवा चल रही थी और जियोबा के टुकड़े टुकड़े होने से दुखद रूप से मृत्यु हो गई थी। अगर खून की गंध हवा द्वारा दूर ले जाया गया था, यह रक्तपिपासु गहरे जानवरों को आकर्षित करने की अत्यधिक संभावना थी।
अचानक प्रकट हुए इस जंगली भेड़िए ने युनचे को प्रतिक्रिया करने या सोचने का अधिक समय नहीं दिया। धीमी गुर्राहट के साथ वह पागलों की तरह एक सीधी रेखा में दौड़ा और अचानक सीधे युनचे की ओर झपटते हुए 7 कदम दूर उछल गया। ठंडी रोशनी से चमकने वाले वे तीखे पंजे सीधे उसके शरीर को चीरने के लिए काफी थे। युनचे ने पहले जो कहा वह बिल्कुल भी गलत नहीं था। स्काई पॉइजन पल में प्रवेश करने के लिए मोली ने युनचे का खून चूस लिया और अपना जीवन उसके साथ जोड़ लिया। इसलिए युनचे का जीवन भी उसका जीवन बन गया। अगर युनचे मर जाती तो वो भी मर जाती, भले ही उसकी मृत्यु न हुई हो। स्काई पॉइजन पल को खोने से उसकी आत्मा थोड़े समय में बिखर जाएगी। इसलिए जब उसने जंगली भेड़िए को युनचे की ओर झपटते हुए देखा तो मोली की आंखों के सामने हत्या के इरादे का निशान तुरंत चमक गया और निडर जुआनली तुरंत उसके हाथ में घनीभूत हो गया। 10,000 बाणों से उसका पूरा शरीर अकड़ गया और उसने एक बेहद दर्दनाक कराह निकाली। जुआनली जिसे उसने अभी संघनित किया था एक पल में पूरी तरह से नष्ट हो गया। उसका पूरा शरीर दर्द से कांप रहा था और उसका शरीर वास्तव में अचानक धुंधला हो गया था, फिर भ्रम की तरह कभी साफ कभी धुंधला। पहली बार जब उसने जियोबा को मारने के लिए जुआनली का इस्तेमाल किया तो उसे एब्सोल्यूट गॉड स्लेइंग पॉइजन से एक मजबूत प्रतिक्रिया मिली। दूसरी बार जब उसने जियो को मारने के लिए जुआनली का इस्तेमाल किया तो इससे उसे कई बार तीव्र प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। इस बार उसने फिर से जुआनली का इस्तेमाल किया और उसके पूरे शरीर में जहर एक जागृत वाइपर की तरह था जिसने प्रवेश करने का अवसर जब्त कर लिया, पागलपन से उसकी आत्मा को निगल लिया। जंगली भेड़िए पर हमला करने की बात तो दूर, वह स्थिर होकर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। जहर के प्रभाव में उसके आधे भ्रमपूर्ण शरीर को पतली हवा में फैलने की संभावना का सामना करना पड़ा। जुआनली को मत छुओ। मोली के शरीर को अचानक धुंधला देखकर युनचे ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और जोर से दहाड़ा, और वह जंगली भेड़िया पहले ही झपट चुका था और उसके नुकीले ब्लेड जैसे नुकीले उसकी आंखों के और करीब आ गए थे। फारना उसके दाहिने कंधे पर कपड़े बेरहमी से फटे हुए थे और उसका मांस लगभग घायल हो गया था। अचानक दाहिनी ओर छलांग लगाते हुए युनचे, जिसने हमले को बाल बाल बचा लिया था, ने उठने का इंतजार नहीं किया। उसने अपनी पूरी ताकत से अपने कसकर बंधे दाहिने हाथ को भूरे भेड़िए की दिशा में फेंक दिया। जियोबा से निपटने के लिए उसने मूल रूप से जिस पाउडर का उपयोग करने के लिए तैयार किया था वह तुरंत जमीन पर उतरे जंगली भेड़िए के सिर पर सटीक रूप से बिखरा हुआ था। जंगली भेड़िए ने तुरंत एक दयनीय चीख निकाली और जैसे ही वह चिल्लाया उसका शरीर सीधे नीचे गिर गया। इसके 2 भेड़िए के पंजे अपनी पूरी ताकत से अपनी ही आंखों पर खरोंचते हैं। युनचे जितनी तेजी से उठ सकता था उतनी तेजी से खड़ा हुआ और तेजी से उस छोटे ब्लेड को उठा लिया जिसे मोली ने जमीन पर फेंका था। उसने अचानक अपने दांत भींच लिए और जंगली भेड़िए पर झपटा। उसने अपने हाथ में खंजर लेकर जंगली भेड़िए का गला घोंटने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। यद्यपि जंगली भेड़िया एक सामान्य जानवर था, उसकी त्वचा, मांस और हड्डियां बहुत मजबूत थीं। यदि एक सामान्य व्यक्ति ने अपनी पूरी ताकत से उस पर वार किया तो परिणाम केवल एक सही घाव होगा। वह उसके जीवन को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और इसके बजाय वह उसके उग्र स्वभाव को पूरी तरह से उत्तेजित कर देगा। जिस गति से युनचे का छोटा ब्लेड गिरा वह बहुत तेज था और उसके लैंडिंग बिंदु को उसकी ठंडी टकटकी द्वारा मजबूती से बंद कर दिया गया था। छोटा ब्लेड जंगली भेड़िए के गले की हड्डी के बीच की खाई में सटीक रूप से घुस गया और जबरन उसका गला काट दिया। जंगली भेड़िए की चीख अचानक उदास और शक्तिहीन हो गई। उसका पूरा शरीर बुरी तरह से हिल गया और फिर वह जमीन पर गिर गया। अब कोई आवाज नहीं कर रहा था। ओफ! युनचे ने एक लंबी सांस ली और अपने माथे को ढंकने वाले ठंडे पसीने को पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया। हालांकि उनकी वर्तमान ताकत अल्प थी और उनका शरीर कमजोर था, कम से कम उनकी युद्ध जागरूकता और दृष्टि अभी भी थी। हालांकि वह, जिसने कभी दुनिया को नीची निगाह से देखा था, अब एक बेहद साधारण जंगली भेड़िए का सामना करते हुए इस तरह के खतरे में था। वह फूट फूट कर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मोली का शरीर अभी भी टिमटिमा रहा था। वह एक घायल बिल्ली के बच्चे की तरह जमीन पर लुढ़क गई और उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति बेहद दर्दनाक थी। जब युनचे ने अपनी सांस रोकी तो वह उठा और उसके पास चला गया। उसका बायां हाथ उसके कंधे पर दबा था और स्काई पॉइजन पल की शुद्धिकरण क्षमता जल्दी से जारी हो गई थी, जिससे उसके शरीर और आत्मा में बेतहाशा कहर बरपा रहा था। पूर्ण परमात्मा का वध करने वाला विष। यह कैसा विष था? इसने वास्तव में इस भयानक ताकत वाली लड़की को अपना जीवन लगभग खो देने का कारण बना दिया। मोली के छोटे से चेहरे पर दर्दनाक अभिव्यक्ति आखिरकार थोड़ी कम हो गई, लेकिन उसका शरीर अभी भी स्पष्ट और अस्पष्ट के बीच बदल रहा था। इसके अलावा बारी बारी की आवृत्ति तेज और तेज होती जा रही थी, स्पष्ट रूप से विलुप्त होने के संकेत दिखा रही थी। इस समय मोली ने अचानक अपना चेहरा उठाया और युनचे की दाहिनी कलाई को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसके कोमल होंठ खुल गए और उसके बर्फ जैसे सफेद दांतों ने उसकी तर्जनी पर जबरदस्ती काट लिया। उसकी उंगली से आए तेज दर्द से युनचे का चेहरा मुड़ गया। उसने महसूस किया कि उसकी उंगली नुकीले दांतों से काटी जा रही है और खून के जो कण बह रहे थे वे सभी मोली के मुंह में चले गए थे। उस डर की तुलना में जब उसने पहली बार उसका खून चूसा था, इस बार युनचे ज्यादा शांत था। उसने संघर्ष नहीं किया और उसे अपनी उंगली काटने दी। एक गर्म और कोमल छोटी जीभ उसकी उंगलियों के खिलाफ मजबूती से दब गई, जिससे उसे तेज दर्द के अलावा आनंद की अवर्णनीय अनुभूति हुई। जैसे ही मोली के मुंह में रक्त के कण चूसे गए, जिस आवृत्ति पर मोली का शरीर बदल रहा था वह धीमा होने लगा। आधे मिनट के बाद यह अंत में पूरी तरह से बंद हो गया।
मोली ने अपनी उंगली से उसके दांत निकाल दिए। हालांकि उसका चेहरा अभी भी थोड़ा पीला पड़ गया था, फिर भी उसे दर्द नहीं हो रहा था। यूनचे ने एक कदम पीछे लिया और दांतों के निशानों को देखा जो अभी भी उसकी दाहिनी तर्जनी पर खून बह रहा था। उसने एक ठंडी सांस ली और कहा, क्या तुम एक पिल्ला हो? हर बार जब तुम मुझे देखते हो तो मुझे काटो। मोली ने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया और हल्के से अपने मुंह के कोने को पोंछा। उसके युवा और कोमल चेहरे में अभी भी एक डर था। उसने अपने दांतों को थोड़ा भींच लिया और ठंडेपन से कहा, क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि तुम बेकार हो? अन्यथा इस राजकुमारी को इस बिंदु पर मजबूर नहीं किया जाता। मैं बेकार हूँ? यूनचे खुद पर हंसा। हे, तुम्हारी तुलना में मैं वास्तव में बेकार हूँ। एक सामान्य जंगली भेड़िया भी मेरी जान ले सकता था। अगर तुम मुझे 2 बार नहीं बचाते तो मैं पहले ही उन 2 लोगों के हाथों मर चुका होता जिन्हें तुमने अभी अभी मारा है। हालांकि मैं कितना भी बेकार क्यों न हो, फिर भी मैंने तुम्हें 2 बार बचाया। अगर आप उस रात मुझसे नहीं मिले होते तो आपको पहले ही जहर देकर मार दिया गया होता। अभी अभी अगर मैंने तुम्हें, एक खतरनाक छोटी बहन को, पीछे छोड़ दिया होता तो शायद तुम अब तक अपनी बुद्धि से डर चुकी होती। जब आप कह रहे हैं कि मैं बेकार हूं, तो क्या आपने कभी मुझे धन्यवाद देने के बारे में नहीं सोचा? उद्धरण चिन्ह। मोली चुप रहे। आप स्काई पॉइजन पल से तब मिले जब आप मृत्यु के कगार पर थे। इसे एक महान सौभाग्य माना जा सकता है। हालांकि आपकी किस्मत स्पष्ट रूप से समाप्त हो गई है। मेरी गहरी नसें अपंग हैं और अगर मैं उनकी मरम्मत नहीं करता हूं तो मैं हमेशा के लिए प्राथमिक गहन दायरे के पहले स्तर पर बना रहूंगा। आपको जहर दिया गया है और आप यूं ही अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मैं केवल अपने बल पर भरोसा करता हूं, अगर मुझे थोड़ा बड़ा खतरा होता है तो मैं किसी भी समय अपना जीवन खो सकता हूं और मैं आपको अपने साथ खींच भी सकता हूं। यूनचे ने अपनी उंगली को पकड़ने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया जिससे खून बहना बंद हो गया था और धीरे से कहा। मोली ने अभी भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में अभिव्यक्ति लगातार बदल रही थी, जैसे कि वह किसी बात को लेकर झिझक रही हो और संघर्ष कर रही हो। लेकिन चिंता मत करो, मैं अपनी गहरी नसों को ठीक करने का एक तरीका खोजने की पूरी कोशिश करूंगा। नहीं, मुझे इसे खोजना ही होगा। इससे पहले मैं अपने जीवन की उचित रूप से रक्षा करूंगा। यूनचे ने एक शांत और दृढ़ चेहरे के साथ कहा। उसके दिमाग में जियोलाई और जियोलिंगजी के आंकड़े एक बार फिर से प्रकट हुए। उनके लिए यह रास्ता अत्यंत कठिन होना ही था। चाहे कुछ भी हो, उसे सबसे तेज गति का उपयोग करना था इस रास्ते पर चलने के लिए। गहरी नसों की मरम्मत। लड़की के चेहरे पर तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के निशान दिखाई दिए। मैंने आपकी गहरी नसों की जांच की है और वे हाल ही में बाहरी ताकतों द्वारा क्षतिग्रस्त नहीं हुई थीं। बल्कि जब आप बहुत छोटे थे तब आपकी गहरी नसों के बनने से पहले ही उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा था और जड़ लगने पर नष्ट हो गए। अब तुम्हारी गहरी नसें शब्दों से परे अपंग हो गई हैं। इस तरह की स्थिति को बलपूर्वक ठीक करने का एक तरीका है, लेकिन मरम्मत के बाद 3 गहरे प्रवेश द्वार खोलना पहले से ही सीमा है। इसके अलावा आप 14 वर्ष की आयु से पहले सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक गहन नींव निर्माण चरण से चूक गए। इस तरह की अवस्था के साथ 10 वर्षों के भीतर आप प्रारंभिक गहन क्षेत्र तक पहुंचने में भी सक्षम नहीं होंगे। इसके अलावा आप अपने पूरे जीवन में कभी भी नवजात गहन क्षेत्र को पार करने में सक्षम नहीं होंगे। आप अभी भी एक बेकार अपंग होंगे। उद्धरण चिन्ह। मोली के शब्दों ने यूनचे की अभिव्यक्ति को अचानक कठोर कर दिया और उसके हाथ सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं सके। मोली के शब्द उस क्रूर वास्तविकता में दृढ़ता से घुसे हुए थे जिससे वह जानबूझकर बच रहे थे, क्योंकि जैसा कि उसने कहा, उसकी गहरी नसें पहले से ही बुरी तरह अपंग हो चुकी थीं। भले ही वह उन्हें ठीक करने का तरीका जानता हो, वह केवल एक बहुत छोटे हिस्से की मरम्मत कर सकता था और उसकी गहरी नसें अभी भी आधी अपंग थीं। इसके अलावा वह सबसे महत्वपूर्ण नींव अवधि से चूक गया था, इसलिए जुआनली की खेती की गति दूसरों की तुलना में कई गुना धीमी होगी और उसके लिए ट्रू प्रोफाउंड दायरे को तोड़ना लगभग असंभव था। यूनचे की छाती जोर से ऊपर नीचे हो रही थी और उसने अपने दांत पीस लिए। मैं इनसे निपटने का कोई तरीका सोचूंगा। आप विभिन्न प्रकार के औषधीय अवयवों को इकट्ठा करना चाहते हैं और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के अमृत को परिष्कृत करने के लिए स्काई पॉइजन पल का उपयोग करें। यह एक बहुत अच्छा विचार प्रतीत होता है, लेकिन अपनी हंसने की क्षमता के साथ आप उन उच्च श्रेणी के औषधीय अवयवों को प्राप्त करने के लिए किस पर भरोसा करने जा रहे हैं? इसके बजाय आप बार बार ऐसी स्थिति में पड़ेंगे जिससे आप अनंत विनाश के लिए अभिशप्त हो सकते हैं और इस राजकुमारी को अपने साथ मरने के लिए फंसा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। मोली ने अपना चेहरा उठाया और उसकी आंखें साफ थीं, जैसे कि उसने आखिरकार फैसला कर लिया हो। अपने इन हास्यास्पद विचारों को दूर करो। आपने इस राजकुमारी की जान बचाई। यह राजकुमारी वास्तव में आपको चुकानी चाहिए। आपको केवल इस राजकुमारी की 3 शर्तों से सहमत होने की आवश्यकता है, फिर यह राजकुमारी तुरंत आपको एक नई गहरी नस लेने देगी। उद्धरण चिन्ह। यूनचे की चकित निगाहों के नीचे मोली की आंखें गहरी और रहस्यमय हो गईं और उसकी आवाज धीरे धीरे कम हो गई। एक ईश्वर की शक्ति के साथ एक गहरी नस। तुरंत गहरी नसों का एक नया सेट प्राप्त करें। एक भगवान की शक्ति के साथ गहरी नसें। मोली के शब्द यूनचे के लिए, जो गहरी नसों को ठीक करने का तरीका खोजने के लिए असीम रूप से उत्सुक थे, अचानक गड़गड़ाहट से अलग नहीं थे। उसने जियो लिंगशी और जियोली से कहा कि वह निश्चित रूप से 3 साल के भीतर वापस आ जाएगा, और वह, जो स्पष्ट रूप से अपनी गहरी नसों की स्थिति को जानता था, यह भी अतुलनीय रूप से स्पष्ट था कि 3 साल के भीतर अपनी गहरी नसों की मरम्मत करना और प्राप्त करना कितना अगम्य लक्ष्य था।
जियो कबीले को दबाने की शक्ति। जिस कारण से उसने इस तरह का वादा किया था वह खुद को अत्यधिक सीमा तक मजबूर करना था, क्योंकि केवल इस तरह के दबाव से ही वह अत्यधिक दबाव में अपनी सीमाओं को तोड़ पाएगा। और अब मौली ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह तुरंत उसे गहरी नसों का एक नया सेट दे सकती है। इसके अलावा यह एक ईश्वर की शक्ति के साथ गहरी नसें होंगी। उसे समझ नहीं आया कि ईश्वर की शक्ति मौली किस बारे में बात कर रहा था, लेकिन केवल 4 शब्दों नई गहरी नसों ने उसके दिल को अनियंत्रित रूप से काम दिया। उसने अपने दिल की लहरों को दबा दिया, मौली की आंखों में बारीकी से देखा और कहा, तुमने जो कहा, क्या यह सच है? क्या यह राजकुमारी आपसे झूठ बोलेगी? लड़की का गुलाबी चेहरा गर्व से भरा हुआ था। यूचे अवाक थी। वास्तव में उसकी भयानक शक्ति के साथ जिसने उसकी आंखों में सम्राट गहरा क्षेत्र भी नहीं डाला था, वह इतना नीचे क्यों गिरेगी कि उसके जैसे अपंग से झूठ बोलेगी? साधारण लोगों की नज़रों में, यहाँ तक कि यूचे जैसे प्रतिभाशाली डॉक्टर की नज़रों में, थोड़े समय में किसी व्यक्ति को गहरी नसों का एक नया सेट प्राप्त करने देना यह पूरी तरह से एक कल्पना थी। लेकिन जब मौली ने ये शब्द कहे तो उसकी आंखें साफ थीं, उसकी मुद्रा गर्व से भरी हुई थी और उसे झूठ का लेशमात्र भी पता नहीं चल रहा था। हालांकि उसके सिर पर लंबे लाल बाल थे जो कि प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में किसी इंसान के नहीं होने चाहिए। वह जवान थी लेकिन अतुलनीय रूप से भयानक जुआनली थी। उसके शरीर में जहर कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने भी नहीं सुना था, जिसके पास स्काई पॉइजन पल था। क्या उसके शरीर में फैंटेसी की कमी थी? शायद उसके पास वास्तव में कुछ विशेष तरीका था जो उसे थोड़े समय में गहरी नसों का एक नया सेट प्राप्त करने दे सकता था। अगर यह वास्तव में महसूस किया जा सकता था तो उसे जियो लाए और जियो से अपना वादा पूरा करने का पूरा भरोसा होगा। लिंगजी, यह सोचकर यूचे की निगाहें आग की तरह भड़क उठीं। ठीक है, तो मुझे बताओ, तुम मुझे किन 3 शर्तों के लिए राजी करना चाहते हो? मौली को पता था कि उसके लिए उसे अस्वीकार करना असंभव था, इसलिए उसने कोई शब्द बर्बाद नहीं किया और सीधे कहा, पहली शर्त यह है कि आपको इस राजकुमारी को 3 चीजों को खोजने में मदद करनी होगी। ... वे हैं 1 नेदरवर्ल्ड उडुम्ब्रा फूल, 3 गहरे जानवरों के कोर जो अत्याचारी से कम नहीं हैं गहरा क्षेत्र, और ... कम से कम 35 किलोग्राम बैंगनी रंग के दैवीय क्रिस्टल। यूचे ने बहुत ध्यान से सुना। जब मौली ने नीदरलैंड उडुम्ब्रा फूल का जिक्र किया तो उसकी भौहें टेढ़ी हो गईं। उसने पहले अपने गुरु को नीदरलैंड उडुम्ब्रा फूल नाम का उल्लेख सुना था, लेकिन उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। उनके गुरु ने एक बार उन्हें बताया था कि नेदरवर्ल्ड उडुम्ब्रा फूल दुनिया में सबसे अधिकीन और दुष्ट आत्मा है और यह केवल सबसे अधिकीन और ठंडे स्थानों में बढ़ता है। इसके तने और पत्ते बैंगनी काले थे और यह 24 साल में केवल एक बार ही खिलता था। जब यह खिलता था तो यह एक अतुलनीय रूप से सुंदर उज्ज्वल बैंगनी था और इसकी पंखुड़ियां एक बेहोश बैंगनी धुंध में डूबी हुई थीं, जो कि पाताल की दुनिया की सांस की तरह थी। धुंध के बहने के साथ इसने नीचे के भूतों के रोने और हंसी को भी बेहोश कर दिया। फूल 3 दिन बाद मुरझा जाएगा और अगली बार वह 24 साल बाद खिलेगा। जहां तक के उडुम्ब्रा फूल के प्रभावों की बात है, उनके गुरु ने इसका उल्लेख नहीं किया। उन्होंने केवल इतना कहा कि यदि कोई नश्वर व्यक्ति इसके निकट आता है तो नीचे की ऊर्जा उसके शरीर पर आक्रमण कर देगी। यदि यह हल्का होता तो वे देर तक मूर्छित रहते और यदि यह भारी होता तो वे अपनी जान से हाथ धो बैठते। एक ऐसे फूल को खोजने के लिए अत्यधिक इन और ठंडी जगहों पर जाएं जो हर 24 साल में केवल एक बार खिलता है और अगर कोई उसके पास जाए तो मर सकता है। यूचे की भौहें फड़कने लगी लेकिन उसने कोई अतिवादी प्रतिक्रिया नहीं की। अगर मौली वास्तव में उसे नई गहरी शिराओं से नवाज सकता है तो इस तरह का अनुरोध बहुत अधिक नहीं होगा। लेकिन मौली ने जिस दूसरी बात का जिक्र किया उसने उसे अनैच्छिक रूप से थूकने पर मजबूर कर दिया। गहरे जानवरों के 3 गहरे कोर जो अत्याचारी गहन दायरे से कम नहीं थे। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? अत्याचारी गहन क्षेत्र किस प्रकार की अवधारणा थी? यह एक प्रसिद्ध क्षेत्र था, एक ऐसा क्षेत्र जिसके अनगिनत जुआंजे तक पहुंचने की आशा भी नहीं की जा सकती थी। पूरे ब्लू विंड एम्पायर को देखते हुए सम्राट प्रोफाउंड दायरे में कुछ मिल सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से अत्याचारी प्रोफाउंड दायरे में एक भी नहीं। सम्राट गहन क्षेत्र के विशेषज्ञों को सिंहासन कहा जाता था और अत्याचारी गहन क्षेत्र के विशेषज्ञों को बाहुआन कहा जाता था। इसका मतलब था कि एक बार जब कोई इस दायरे में पहुंच गया तो वह दुनिया के एक हिस्से का पूर्ण शासक होगा और कोई भी उसकी अवहेलना नहीं कर सकता। वर्तमान ब्लू विंड एम्पायर का उल्लेख नहीं करने के लिए पूरे 1000 वर्षों के लिए ब्लू विंड एम्पायर ने कभी भी अत्याचारी गहन क्षेत्र में एक अद्वितीय विशेषज्ञ का उत्पादन नहीं किया था। लेकिन इस मौली को बस अपने गुलाबी होंठ और गहरे जानवरों के 3 गहरे कोर खोलने की जरूरत थी जो अत्याचारी गहन दायरे से कम नहीं थे। इन 3 गहरे कोर को प्राप्त करने के लिए उन्हें 3 अत्याचारी गहरे जानवरों को मारना पड़ा। इन 3 अत्याचारी गहरे जानवरों को खोजना गौण था। पूरे ब्लू विंड साम्राज्य को देखते हुए कौन अत्याचारी गहरे जानवर को भड़काने का जोखिम उठा सकता था? सम्राट प्रोफाउंड दायरे के ऊपर हर कदम स्वर्ग की ओर चढ़ने जैसा था। यहां तक सम्राट प्रोफाउंड रियल्म के 10वें स्तर पर 5 भी संभवतः अत्याचारी प्रोफाउंड रियल्म के पहले स्तर पर एक को नहीं हरा सकते थे। दूसरे शब्दों में, भले ही ब्लू विंड साम्राज्य में सम्राट प्रोफाउंड रियल्म के सभी विशेषज्ञ संयुक्त हों, फिर भी वे एक अत्याचारी प्रोफाउंड बीस्ट को हराने में सक्षम नहीं होंगे। गहरे जानवरों के 3 गहरे कोर जो अत्याचारी गहरे दायरे से कम नहीं थे। अगर 4 प्रमुख संप्रदायों के प्रमुखों ने इस अनुरोध को सुना तो वे शायद गुस्से में उड़ जाएंगे। और तीसरी बात जिसका मौली ने जिक्र किया, उसने यूचे को सदमे में जमीन पर बिठा दिया।
कम से कम 35 किलोग्राम पर्पल वेन डिवाइन क्रिस्टल। यह पर्पल वेन डिवाइन क्रिस्टल था, न कि पर्पल वेन्ड हेवन क्रिस्टल। पर्पल वेन्ड हेवन क्रिस्टल दुनिया का एक दुर्लभ खजाना था। बैंगनी वेन्ड हेवन क्रिस्टल का एक टुकड़ा एक नख के आकार का अमूल्य था और केवल वे विशाल संप्रदाय ही इसे रखने के योग्य थे। साधारण जुआंजे इसके लिए आशा करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। और पर्पल वेन्ड डिवाइन क्रिस्टल पर्पल वेन्ड हेवन क्रिस्टल से निकाला गया था। घर के आकार का पर्पल वेन्ड हेवन क्रिस्टल मोटे तौर पर एक नख के आकार के पर्पल वेन्ड हेवन क्रिस्टल से निकाला जा सकता है। फिर 35 किलोग्राम पर्पल वेन्ड डिवाइन क्रिस्टल। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह। यूनचे के पास यह विश्वास करने का कारण था कि भले ही पूरे प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में सभी पर्पल वेन डिवाइन क्रिस्टल को जोड़ दिया जाए, यह जरूरी नहीं कि 35 किलोग्राम के बराबर हो। और अगर वास्तव में इतनी मात्रा में पर्पल वेन डिवाइन क्रिस्टल था तो इसका मूल्य कम से कम 3 ब्लू विंड एम्पायर खरीदने के लिए पर्याप्त था। तुम नहीं मुझे चिढ़ा रहे हो। जब यूनचे ने बात की तो उसके दांतों के बीच से लगातार हवा निकल रही थी। उन्हें यकीन था कि अगर ब्लू विंड एम्पायर में कोई भी इस अनुरोध को सुनेगा तो वे इतने चौंक जाएंगे कि वे सुचारू रूप से बोल भी नहीं पाएंगे। मोली के चेहरे पर जरा सा भी मजाक का भाव नहीं था। बोलते हुए उसकी आंखें ठंडी थीं। मेरी आत्मा जहरीली है, यहाँ तक कि स्काई पॉइजन पल के साथ भी इसे पूरी तरह से शुद्ध करने में अभी भी कम से कम कुछ साल लगेंगे। मेरे शरीर में जहर के निकल जाने के बाद मुझे अपने शरीर का पुनर्निर्माण करना होगा। और ये 3 वस्तुएं ऐसी चीजें हैं जिनका मुझे अपने शरीर के पुनर्निर्माण के लिए उपयोग करना चाहिए, एक भी गायब नहीं है। उद्धरण चिन्ह। समय के बारे में क्या? 30 साल। इतने समय के बाद आखिरकार यूनचे ने राहत की एक छोटी सी सांस ली और धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, मैं इस शर्त से सहमत हूँ। बकवास। 30 साल एक लंबा समय था, बेशक वह पहले इसके लिए राजी होंगे। जहां तक उडुम्ब्रा फूल की बात है तो अत्याचारी प्रोफाउंड बीस्ट्स प्रोफाउंड कोर और 35 किलोग्राम पर्पल वेन डिवाइन क्रिस्टल। वैसे भी अभी भी 30 साल बाकी थे। वह एक बार में एक ही कदम उठाएगा। दूसरी शर्त के बारे में क्या? यूनचे ने अपनी सांस रोककर पूछा। पहली स्थिति पहले से ही इतनी भयावह थी, दूसरी और भी भयानक हो सकती है। दूसरी शर्त, आपको 30 वर्षों के भीतर प्रभुसत्ता गहन लोक में अवश्य पहुंच जाना चाहिए। मोली ने अभी भी सीधे यूनचे की अभिव्यक्ति को देखा और धीरे और स्पष्ट रूप से कहा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह। यूनचे को अचानक इस छोटी सी लोली को जमीन पर दबाने और उसके बट पर मारने की इच्छा हुई। उसे अधिक से अधिक शक होने लगा कि यह छोटी लड़की स्पष्ट रूप से उसे छेड़ रही है। मैं प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के बारे में नहीं जानता। ब्लू विंड साम्राज्य के पूरे इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा है जो 30 वर्षों के भीतर सार्वभौम गहन क्षेत्र तक पहुंच सके। वास्तव में ऐसा कोई व्यक्ति कभी नहीं रहा जो पहुंच गया हो संप्रभु गहरा क्षेत्र। यूनचे ने गंभीरता से कहा, हालांकि उसके मुंह का हल्का सा हिलना अभी भी उसके दिल में आक्रोश को प्रकट कर रहा था। तो क्या आप सहमत हैं? मोली ने अपनी बाहें टेढ़ी कर लीं। मैं सहमत हूँ, निश्चित रूप से मैं सहमत हूँ। यूनचे ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। उसके चेहरे पर सभी भाव वापस ले लिए गए थे और उसकी आंखों ने एक प्रकार की अत्यधिक उदासीनता और शांति प्रकट की। मैं आपकी पहली स्थिति के बारे में थोड़ा आशंकित हो सकता हूँ। हालांकि यह स्थिति मेरे लिए वास्तव में बहुत अधिक नहीं है स्थिति, जिस कारण से मैंने कहा कि ब्लू विंड साम्राज्य के इतिहास में 30 वर्षों के भीतर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ है जो सार्वभौम गहन क्षेत्र तक पहुंच सके, केवल यह दिखाने के लिए है कि अगर मुझे वही शुरुआती बिंदु दिया गया तो मैं इतिहास को उलट दूंगा ब्लू विंड साम्राज्य का। मेरे पास स्काई पॉइजन पल है। अगर मैं ब्लू विंड एम्पायर में किसी से हार जाता हूं तो मैं वास्तव में कचरा हो जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। 30 वर्षों के भीतर संप्रभु गहन क्षेत्र तक पहुंचना निश्चित रूप से एक पागल की बीहड़ नहीं है। यूनचे की आंखें सिकुड़ गईं और उनकी आवाज पानी की तरह शांत थी। उसने मूल रूप से सोचा था कि इस तरह के भावपूर्ण और गर्म गर्म शब्दों को कहने के बाद यह छोटी लोली उसकी आंखों में असाधारण चमक के साथ कुछ और बार उसे देखेगी। हालांकि यूनचे को जिस बात से निराशा हुई वह यह थी कि मोली ने केवल थोड़ा सा सिर हिलाया। उसने कुछ निराशा से पूछा, हालांकि आप क्यों चाहते हैं कि मैं 30 वर्षों के भीतर सार्वभौम गहन क्षेत्र तक पहुंच जाऊं? एक व्यक्ति की जीवन शक्ति सीधे उनके ज्वानली से संबंधित होती है। इस राजकुमारी का वर्तमान सम्मिलित जीवन आपके जीवन शक्ति से आता है। राजकुमारी अपने शरीर का पुनर्निर्माण करना चाहती है और अपनी पिछली ताकत को पूरी तरह से बनाए रखना चाहती है, इसलिए उसके पास कम से कम सार्वभौम गहन क्षेत्र की जीवन शक्ति होनी चाहिए। मोली ने शांत भाव से कहा। यूनचे ने कुछ इस तरह सिर हिलाया जैसे वह समझ गया हो, लेकिन फिर उसका दिल अचानक से हिल गया। उसके पास कम से कम सार्वभौम गहन क्षेत्र की जीवन शक्ति होनी चाहिए ताकि वह अपने पुनर्निर्मित शरीर और आत्मा को अपनी मूल शक्ति बनाए रखने की अनुमति दे सके। फिर इसका मतलब यह भी है, उसकी पिछली ताकत क्या सार्वभौम गहन क्षेत्र से भी ऊपर था? नहीं, असंभव, बिल्कुल असंभव। मैंने इसे गलत समझा होगा। यूनचे ने इस बेतुके और हास्यास्पद अनुमान को दूर करते हुए चुपके से अपना सिर हिला दिया। जब मोली की नजर एक बार फिर उस पर पड़ी तो वह पहले से ही गंभीर और अहंकारी हो गई थी। तीसरी शर्त, घुटने टेको, प्रणाम करो और मुझे अपना स्वामी मान लो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यूनचे ने उसकी ओर देखा और बहुत देर तक स्तब्ध रहा, एक भी शब्द कहने में असमर्थ रहा।
तुम तैयार नहीं हो। मोली ने अपनी बाहें थोड़ी ऊपर उठाईं। उसका छोटा सा चेहरा अत्यंत सुंदर और कोमल था, लेकिन उस पर गरिमा की एक परत चढ़ी हुई थी जिसने लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इस साल तुम्हारी उम्र क्या है? यूनचे ने असमंजस से भरे चेहरे के साथ पूछा। मोली की टकटकी थोड़ी जम गई, लेकिन उसने फिर भी उसे उत्तर दिया, 13 साल की। 13 साल की उम्र। यह जवाब पूरी तरह से उसकी शक्ल से मेल खाता था, लेकिन इससे यूनचे का दिल कांपने और कराहने लगा। 13 साल का? लानत है, वह वास्तव में केवल 13 वर्ष की है। जुआनली बहुत भयानक है, उसकी मानसिकता इतनी परिपक्व है और उसके बोलने का तरीका बहुत पुराना है। मैंने सोचा था कि वह 100 साल की बूढ़ी औरत है, लेकिन वह वास्तव में केवल 13 साल की है। लेकिन जब यूनचे ने फिर से इसके बारे में सोचा तो उसका दिल अचानक शांत हो गया। डॉट डॉट। अगर वह वास्तव में केवल 13 साल की है तो जुआनली चाहे कितनी भी भयानक क्यों न हो, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कितनी ही कुलीन और रहस्यमयी क्यों न हो, चाहे वह कितनी भी क्रूर और अहंकारी क्यों न हो, चाहे उसकी मानसिकता कितनी भी परिपक्व क्यों न हो, अधिक से अधिक उसके पास केवल 13 साल से कम का अनुभव है। उसके पास 2 जन्मों की यादें हैं, इसलिए उसके साथ व्यवहार करना अब भी बहुत आसान है। चाहे वह कितनी भी मजबूत और बलवान क्यों न हो, वह अभी भी एक छोटी लड़की है जो बड़ी नहीं हुई है। क्या यह इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि यह राजकुमारी केवल 13 साल की है कि आपको अचानक लगता है कि इस राजकुमारी से निपटना बहुत आसान हो गया है? मोली ने अपनी तारों भरी आंखों को सिकोड़ लिया और धीरे से कहा। इस वाक्य ने यूनचे के दिल को छलनी कर दिया। यूनचे ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। यह कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हारी उम्र क्यों पूछी? इसका कारण तुम्हें यह बताना है कि मैं इस साल 16 साल का हूँ और मैं तुमसे 3 साल बड़ा हूँ। आप मुझसे छोटे हैं, इसलिए मेरे स्वामी होने के लिए यह थोड़ा है, बहुत उपयुक्त नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह। आयु। मोली ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। भले ही इस महाद्वीप का सबसे मजबूत व्यक्ति 10 साल तक इस राजकुमारी के सामने घुटने टेक दे, यह राजकुमारी उसकी ओर देखेगी भी नहीं। यह राजकुमारी आपके स्वामी बनने की पहल कर रही है, यह आपके लिए एक उपहार है, और क्या आप वास्तव में मना करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। यह स्वर इतना बड़ा था कि इससे यूनचे का दम घुटने लगा। यूनचे ने तुरंत निर्णय लिया और सिर हिलाया। ठीक है, मैं अपने गुरु के रूप में आपकी पूजा कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपके आगे नहीं झुकूंगा। कारण? मोली ने उदासीनता से कहा। मैं अपने बड़ों के सामने घुटने टेक सकता हूँ, अपने दाताओं के लिए घुटने टेक सकता हूँ। मेरी पत्नी के सामने घुटने टेकना मेरे लिए असंभव नहीं है, लेकिन मेरे लिए एक छोटी सी लड़की के सामने घुटने टेकना, जिसे मैं केवल कुछ दिनों से जानता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक आदमी की सबसे बुनियादी गरिमा है। यूनचे ने अपना सिर हिलाया और उसकी आवाज अतुलनीय रूप से दृढ़ थी। ही। मोली हंसा और उसकी हंसी मोली के खिले हुए फूल की तरह सुंदर थी। हालांकि उसकी आवाज में ठंडक और उत्साह का संकेत था। यह आपके ऊपर नहीं है। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, मोली का दाहिना हाथ पहले ही बिजली की तरह यूनचे के कंधे पर पकड़ लिया था। डॉट डॉट। तुरंत यूनचे को लगा जैसे कोई पहाड़ उसे दबा रहा हो और भारी अप्रतिरोध बल के तहत उसके घुटने तुरंत झुक गए और वह जोर से झुक गया जमीन पर, मोली के सामने घुटने टेक कर। आप। यूनचे के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था और वो खड़ा होना चाहता था, लेकिन मोली की ताकत के सामने उसके पास विरोध करने की थोड़ी सी भी क्षमता नहीं थी। भले ही उसने अपने शरीर की पूरी ताकत लगा दी हो, फिर भी वह जरा सा भी खड़ा नहीं हो सकता था। तुरंत इस राजकुमारी को प्रणाम करें और यह राजकुमारी आधिकारिक तौर पर आपकी स्वामी बन जाएगी। न केवल मैं आपकी गहरी नसों को बदलने में आपकी मदद करूंगा, बल्कि मैं आपको गहन साधना के मार्ग पर भी मार्गदर्शन करूंगा। जब वह संघर्ष कर रहा था, मोली की ठंडी और अहंकारी आवाज यूनचे के कानों के पास गूंज रही थी। उसने जोर से अपना सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, तुम बस हार मान लो। भले ही मेरे पास गहरी नसें न हों, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा तुम जैसी छोटी लड़की के साथ। इससे पहले कि यूनचे अपनी बात पूरी कर पाता, एक भारी ताकत ने उसके ऊपरी शरीर को जमीन पर दबा दिया। मोली ने अपना एक हिमश्वेत पैर उठाया जो बर्फ के कमल जैसा था और यूनचे के कंधे पर पैर रख दिया। थोड़े से बल के साथ हड्डियों के खिसकने की केवल एक का ध्वनि सुनी जा सकती थी और यूनचे का जिद्दी रूप से उठा हुआ सिर बर्फ की ठंडी जमीन पर बुरी तरह से धंस गया। प्रणाम समारोह को पूरा किया। मोली के छोटे पैर यूनचे के कंधे पर पैर रखते रहे और दूर नहीं गए। उसने अपनी बाहों को अपनी छाती के सामने क्रॉस किया और व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, क्या आपको लगता है कि आपकी हड्डियां बहुत कठोर हैं और आप बहुत अद्भुत हैं? बल के बिना तुम में यह क्षमता भी नहीं है कि तुम मुझे प्रणाम करने से इनकार कर सको, तो मेरे सामने अहंकारी होने के लिए तुम्हारे पास क्या योग्यता है? ताकत के बिना एक पूर्ण बिजली घर के सामने आपको लगता है कि आपके पास जो गरिमा और गर्व है वह मजाक के अलावा कुछ नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मोली के शब्द ठंडे पानी के एक बेसिन की तरह थे जो निर्दयता से यूनचे के सिर पर गिरे, जिससे वह दंग रह गया। उसके बाद वह हंसा, चुपचाप अपने आप पर हंसा। यह सही है, बिना ताकत के मेरे पास गरिमा और गर्व के बारे में क्या योग्यता है? मोली की आंखों में अभी अभी मेरा अहंकारी रूप बेहद हंसने वाला रहा होगा। यद्यपि तुम अनिच्छुक हो, तुमने अंत में प्रणाम किया है। अब से यह राजकुमारी तुम्हारी स्वामी होगी। इस गुरु के संबंध में क्या तुम्हारे पास कोई प्रश्न है जो तुम पूछना चाहते हो? मोली ने यूनचे के कंधे पर पैर रखा और देखा ऊपर से उसके नीचे। हाँ। यूनचे ने अपना चेहरा उठाया और ऊपर की ओर देखा। मुश्किल से उसने कहा, मैं पूछना चाहता हूँ।
क्या इसलिए कि तुम्हारे बाल अभी तक नहीं बड़े हैं, या क्या तुम एक प्राकृतिक सफेद बाघ हो? जिस रात युनचे मोली से मिले, मोली का शरीर बिखर गया और केवल उसके कपड़े जमीन पर रह गए। युनचे ने केवल स्काई पॉइजन पल में अपनी ड्रेस उठाई और उससे अपने शरीर को ढक लिया। उसने उसके अंडरवियर को बिल्कुल भी नहीं छुआ। मोली, जो स्काई पॉइजन पल में जाग गई थी, स्वाभाविक रूप से केवल अपने शरीर पर इस सफेद पोशाक को पहन सकती थी और अंदर से पूरी तरह से खाली थी। मोली ने उसके कंधे पर कदम रखा और स्वाभाविक रूप से अपने पैरों को फैला दिया। युनचे के दृष्टिकोण से वह उसके पैरों के बीच के गुलाबी, चिकने और सुंदर दृश्यों को स्पष्ट रूप से देख सकता था, जो गुलाबी रंग के संकेत के साथ सफेद था, जितना वह स्पष्ट रूप से देख सकता था। प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। युनचे के शब्दों ने मोली को चौंका दिया। जब उसने अचानक उस दिशा पर ध्यान दिया जिस दिशा में युनचे की टकटकी लग रही थी, तो उसने अंत में प्रतिक्रिया व्यक्त की। मोली बिजली की तरह पीछे की ओर कूदी और उसके दो छोटे हाथ उसकी स्कर्ट पर पलटकर दब गए। उसका बर्फ सफेद चेहरा तुरंत गुस्से से भर गया, घबराहट और गुलाबी रंग का एक धब्बा जो तेजी से फैल रहा था। यह सही है, यह घमंडी और क्रूर लड़की वास्तव में घबरा रही थी और शर्मा रही थी। इस समय वह घबरा रही थी और उदास थी। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसकी स्कर्ट को ढकने वाले उसके हाथों की क्रिया एक साधारण लड़की से अलग नहीं थी जो अचानक अशुद्ध हो गई थी। इसके अलावा उनमें एक तरह का मार्मिक आकर्षण था जिसे अन्य लड़कियां कभी हासिल करने की उम्मीद नहीं कर सकती थीं, जिससे युनचे को एकटक घूरना पड़ा। बेशक अगर यह हड्डी भेदी हत्या के इरादे के लिए नहीं था तो यह और भी सही होगा। मोली का चेहरा गुस्से से भर गया। उसके मोती जैसे छोटे नुकीले दांत आपस में कसकर दबे हुए थे, ठंडी रोशनी से चमक रहे थे। उसकी आंखें और भी क्रूर थीं, मानो वह उसे जीवित करना चाहती हो। वह जब से छोटी थी तभी से सबके मान, पूजा और भय में बड़ी हो गई थी। उसके परिवार के अलावा बहुत से लोग नहीं थे जो उसकी आंखों में देखने की हिम्मत करते थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका शरीर वास्तव में एक नश्वर द्वारा अपवित्र किया जाएगा और उस पर एक अत्यंत अपंग नश्वर। युनचे को घेरने वाला हत्या का इरादा एक ठोस ब्लेड की तरह डरावना था। शायद अगले सेकंड में इस हत्या के इरादे का मालिक उसे पूरी तरह से अलग कर देगा। हालांकि युनचे की अभिव्यक्ति नहीं बदली। उसने अपनी गर्दन को हिलाया जो मोली के पेट से लगभग उखड़ गई थी, अपने बट को थपथपाया, खड़ा हुआ और पूरी गंभीरता से पूछा, मैं आपकी तीनों शर्तों से सहमत हूँ। आपने पहले कहा था कि आप मुझे एक नई गहरी नस लेने देंगे, क्या यह इसे पूरा करने का समय नहीं है? मोली की हत्या का इरादा जरा भी कम नहीं हुआ और उसके चेहरे की लाली धीरे धीरे फीकी पड़ गई। अपने नेक शरीर के साथ अपनी आंखों से उसे पूरी तरह से अपवित्र करने का जिक्र ही नहीं, अगर वे सिर्फ उसकी उंगलियों को छूते हैं तो वह निश्चित रूप से उन्हें 1000 टुकड़ों में तोड़ देगी। लेकिन युनचे का सामना करते हुए भले ही उसका दिल अत्यधिक घृणा से भरा हुआ था और उसकी हत्या का इरादा स्वर्ग तक बढ़ गया था, वह बस कुछ भी करने में असमर्थ थी, क्योंकि उसका जीवन ही उसका जीवन था। जो तुमने अभी देखा उसे हमेशा के लिए भूल जाओ। मोली की अभिव्यक्ति भयंकर थी और उसका मारने का इरादा बर्फ की तरह ठंडा था। हालांकि वह वास्तव में बहुत नाजुक और प्यारी थी। भले ही उसकी अभिव्यक्ति उग्र थी, फिर भी यह आंखों को बहुत भाता था, जिससे युनचे को थोड़ी सी भी बाधा महसूस नहीं हुई। अगर ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि आप इस राजकुमारी के समान भाग्य साझा करते हैं, तो यह राजकुमारी निश्चित रूप से आपकी आंखें खोद लेगी और तुम बिना कब्रिस्तान के मर जाओ। उद्धरण चिन्ह ... मैंने निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं देखा जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। युनचे ने घबराए हुए चेहरे के साथ जल्दी से कहा। अपने दिल में उसने चुपचाप जोड़ा, हाँ, मैंने जो देखा वह वही था जो मुझे देखना चाहिए था। युनचे का सामना करते हुए, जिसके साथ वह कुछ नहीं कर सकती थी, जैस्मीन का गुस्सा आखिरकार थोड़ा थोड़ा करके दबा दिया गया। हालांकि उसके हाथ अभी भी अवचेतन रूप से उसकी स्कर्ट पर दबाए हुए थे। डर था कि हवा का थोड़ा तेज झोंका उसे उड़ा देगा। उसने ठंडेपन से कहा, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे शिष्य बनो, क्योंकि मैं दूसरों को बिना किसी कारण के साधना करना नहीं सिखाना चाहती। इस राजकुमारी का शिष्य बनना आपके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। अब से आपको हर समय मुझे मास्टर कहना होगा। उद्धरण चिन्ह। ओह, यह युनचे के चेहरे पर झिझक थी। तुम तैयार नहीं हो? मोली की अर्धचंद्राकार भौहें झुकी हुई हैं। बेशक मैं अनिच्छुक नहीं हूँ। युनचे ने अपना सिर हिलाया और ध्यान से कहा, यह सिर्फ इतना है, मैंने अभी आपको बताया था कि मेरे पास पहले एक मास्टर था और वह वही था जिसने मुझे स्काई पॉइजन पल दिया था। मेरे पिछले मास्टर सफेद बालों वाले एक दयालु बूढ़े व्यक्ति थे। मैंने उन्हें कई वर्षों तक मास्टर कहा है, इसलिए जब भी मैं मास्टर शब्द का उल्लेख करता हूँ तो मैं उनके बारे में सोचे बिना नहीं रह पाता। और तुम बहुत सुंदर और प्यारे हो। तुम निश्चित रूप से नहीं चाहते कि जब मैं तुम्हें मास्टर कहूँ तो मैं तुम्हें अपने दिल में एक बूढ़े दादाजी के साथ ओवरलैप करूँ, है ना? उद्धरण चिन्ह। मोली, कैसा रहा? मैं अभी आपको मोली कहता हूँ। यह नाम प्यारा है, अच्छा है और आप पर सबसे ज्यादा सूट करता है। या मैं भी आपको बुला सकता हूँ लिटिल मोली, लिटिल मोली, मोली, एट, लिटिल मो, एट, लिटिल ली, एट, मोमो, लिली, लिटिल मोमो, लिटिल लिली। आपको प्रिंसेस, योर हाइनेस या प्रिंसेस मोली कहना असंभव नहीं है। या उद्धरण चिन्ह। मोली की भौहें थोड़ी मुड़ी हुई थीं और उसके गुलाबी होठों का कोना थोड़ा हिल गया था। वह अंत में इसे और सहन नहीं कर सकी और कहा, आप इस राजकुमारी को मोली कह सकते हैं, लेकिन अपने दिल में आप निश्चित रूप से यह नहीं भूल सकते कि यह राजकुमारी आपकी स्वामी है। इससे भी बढ़कर आप एक शिष्य के रूप में अपना कर्तव्य नहीं भूल सकते। उद्धरण चिन्ह।
ठीक है। यूनचे ने तुरंत सिर हिलाया और गंभीरता से प्रतिज्ञा की, जब तक मोली वास्तव में मुझे नई गहरी नसों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है, मैं मोली को अपने गुरु के रूप में लूंगा। मैं आपका सम्मान करूंगा, आपकी बात सुनूंगा और जो कुछ भी आप मुझसे करने के लिए कहेंगे वह करूंगा। मैं तुम्हारे शरीर के सारे जहर को शुद्ध करने की पूरी कोशिश करूंगा और तुम्हारे शरीर के पुनर्निर्माण में तुम्हारी मदद करूंगा। यूनचे के आखिरी 2 वाक्यों के कारण मोली की आंखों में थोड़ा उतार चढ़ाव आया। तुरंत उसकी आवाज ठंडी हो गई और एक जानलेवा आभा को छुपा लिया। इसके अलावा आपको इस राजकुमारी के लिए कुछ भी अपमानजनक करने की अनुमति नहीं है, वरना। बिल्कुल। यूनचे की अभिव्यक्ति गंभीर थी। अभी जो हुआ वह बस एक छोटा सा इशारा था। बंद करना। यह सुनकर कि यूनचे ने वास्तव में अभी अभी अपनी निगाहों से ईशनिंदा के बारे में सुना, मोली को शर्म और गुस्सा महसूस हुआ और यहाँ तक उसका आत्मविश्वास भी बहुत कमजोर होने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। ओह। यूनचे ने जल्दी से बात करना बंद कर दिया और फिर उस विषय की ओर ले गए जिसकी वह सबसे अधिक उम्मीद कर रहे थे। तो आपने कहा था कि आप मुझे नई गहरी नसों के साथ प्रदान करेंगे, क्या हम शुरू कर सकते हैं? मोली कुछ देर चुप रहे और कहा, इस राजकुमारी को ऐसी जगह ले आओ जहां कोई भी पास ना आए। सियान फॉरेस्ट टाउन के संबंध में यह यूनचे का भी पहली बार उसमें कदम रखना था और वह इससे पूरी तरह अपरिचित था। यह स्कारलेट ड्रैगन माउंटेन रेंज और भी अधिक थी। इस समय यूचे का पेट पहले से ही भूख से लड़खड़ा रहा था, लेकिन मोली के शब्दों ने उसे इतना उत्तेजित कर दिया कि उसने अपनी भूख और प्यास को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और सावधानी से स्कारलेट ड्रैगन माउंटेन रेंज की गहराई की ओर चल पड़ा। एक छोटी पहाड़ी के चारों ओर घूमने के बाद वह हरी घास वाले स्थान पर पहुंचे और आसपास के मनुष्यों या जंगली जानवरों के कोई निशान नहीं थे। उसके बाद यूनचे रुक गया। चलो इसे यहाँ करते हैं, कोई भी नहीं आना चाहिए, है ना? यूनचे ने चारों ओर देखा और कुछ अनिश्चितता के साथ कहा। मोली, आप वास्तव में क्या करने जा रहे हैं? यूनचे ने पूछा। आखिरकार इतने कम समय में एक नई गहरी नस प्राप्त करना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इसे कैसे देखा, यह कुछ ऐसा था जो सामान्य ज्ञान को चुनौती देता था। मोली, जो हमेशा यूनचे के पीछे पीछे चलता था, धीरे धीरे ऊपर चला गया। वह नंगे पैर थी, लेकिन रास्ते में उस पर धूल का एक कण भी नहीं था। उसकी बर्फ सफेद और कोमल त्वचा ने लोगों को एक नज़र में उसके साथ खेलने और स्ट्रोक करने की तीव्र इच्छा पैदा की। यूनचे के सामने रुकते हुए उसने एक चमकदार निगाह से दूर तक देखा। क्या आप जानते हैं कि इस राजकुमारी का पीछा क्यों किया गया और फिर इस भयानक जहर से संक्रमित क्यों किया गया? इसके कारण, यूनचे ने सहयोगात्मक ढंग से पूछा। क्योंकि खून की इस बूंद का। यूनचे के विस्मय के तहत मोली ने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और उसकी नाजुक तर्जनी ऊपर की ओर इशारा कर रही थी। उसकी उंगली की नोक पर एक अजीब रोशनी की झिलमिलाहट के बाद एक लाल काली बूंद के आकार की वस्तु धीरे धीरे दिखाई दी और उसकी उंगलियों के ऊपर तैरने लगी। यह है। यूनचे करीब गया और अपनी आंखों पर ध्यान केंद्रित किया। वह खून की एक बूंद लग रहा था। 300 साल पहले जब कोई प्राचीन युग से पीछे छूटे एक खतरनाक स्थान की खोज कर रहा था, तो उन्होंने एक अत्यंत प्राचीन पुस्तक की खोज की। इसने इस जानकारी को दर्ज किया। आदिकालीन युग में एक सच्चा ईश्वर था जिसे विधर्मी ईश्वर के रूप में जाना जाता था। वह देवताओं के युग के दौरान गिरने वाले अंतिम सच्चे भगवान थे और उनके पतन ने देवताओं के युग के वास्तविक अंत का भी संकेत दिया। और जब विधर्मी परमेश्वर गिर गया तो वह अपने पीछे अविनाशी रक्त की एक बूंद छोड़ गया जिसमें उसके विधर्मी परमेश्वर की मूल शक्ति थी। उद्धरण चिन्ह। यदि कोई अविनाशी रक्त की इस बूंद को प्राप्त कर सकता है और इसे अपने शरीर में इंजेक्ट कर सकता है, तो विधर्मी भगवान की शक्ति उनकी गहरी नसों में पैदा होगी। इस रिकॉर्ड को बहुत से लोगों ने जल्दी से जान लिया था। 4 शब्द, सच्ची ईश्वर की शक्ति, में एक अनूठा प्रलोभन था। इस प्रकार बहुत से लोग विधर्मी भगवान के रक्त की खोज करने लगे, लेकिन कई 100 वर्षों के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला। 1 महीने पहले तक किसी को वह स्थान मिला था जहां विधर्मी भगवान गिरे थे। इस प्रकार एक सच्चे ईश्वर द्वारा पीछे छोड़ी गई वस्तु के संभावित अस्तित्व की खोज में अनगिनत लोग वहां आ गए। अनजाने में अफवाह विधर्मी भगवान का अविनाशी रक्त वास्तव में पाया गया था और सभी को इसके लिए लड़ने का कारण बना। लेकिन अंत में यह इस राजकुमारी के हाथ लग गया। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने यह विधर्मी भगवान के खून की इस बूंद को आपके हाथों से छीनने के लिए किया। यूनचे ने पूछा। उसी समय उसके हृदय में संदेह की एक लहर उठी। विधर्मी परमेश्वर का लहू। अनगिनत लोग इस पर लड़े। यदि यह वास्तव में इतना सनसनीखेज था, तो मैंने वास्तव में इस मामले के बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? यहाँ तक यह पहली बार था जब मैंने 2 शब्दों विधर्मी ईश्वर के बारे में सुना। साथ ही इस चीज को आदिकालीन सच्चा परमेश्वर कहा जाता है। क्या यह वास्तव में मौजूद है? इस राजकुमारी की चीज को छीनने की हिम्मत करना विशुद्ध रूप से मौत को दावत दे रहा है। मोली की आंखों में एक अशुभ चमक दिखाई दी, जैसा कि उसने घृणा से कहा। विधर्मी परमेश्वर के रक्त की इस बूंद को प्राप्त करने के बाद मैंने पाया कि इसके भीतर निहित शक्ति मेरी कल्पना से बिल्कुल अलग थी। उसके पास मूल रूप से आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने की कोई शक्ति नहीं थी, यहाँ तक कि उसके पास मूल रूप से विनाशकारी शक्ति का लेश मात्र भी नहीं था। यदि इसे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है तो यह केवल जबरदस्ती शरीर की गहरी नसों की विशेषता और संरचना को बदल देगा। इसके अलावा यह सभी मूल गहन शिराओं की शक्ति को मिटा देगा। सब कुछ शून्य से शुरू होगा, बस इतना ही। उसके बाद जुआनली को अभी भी थोड़ा थोड़ा करके खेती करने के लिए खुद पर निर्भर रहना होगा। उद्धरण चिन्ह।
जिस सच्चे भगवान की सभी को उम्मीद थी उसमें जरा सा भी नहीं था। संक्षेप में, इसने केवल गहरी शिराओं को विधर्मी ईश्वर विशेषता का पता लगाने की अनुमति दी, बस इतना ही। इसकी ताकत सामान्य गहरी नसों की तुलना में केवल थोड़ी अधिक मजबूत होनी चाहिए, बस इतना ही। उद्धरण चिन्ह। मेरी वर्तमान शक्ति को मिटाने की कीमत पर विधर्मी भगवान के रक्त की इस बूंद का उपयोग करना मेरे लिए बिल्कुल असंभव है, लेकिन आप पर इसका उपयोग करना यह सबसे उपयुक्त लगता है। मो ली ने अपनी उंगली को हिलाया, जिससे गहरे लाल रक्त की शांत बूंद युनचे की छाती के सामने तैरने लगी। आपकी गहरी नसें मूल रूप से अपंग थीं और जुआनली बिल्कुल भी नहीं होने के बराबर है। विधर्मी परमेश्वर के रक्त की इस बूंद को इंजेक्ट करने से आपकी गहरी नसें जल्दी से पुनर्जीवित हो जाएंगी और विधर्मी परमेश्वर की गहरी नसों में बदल जाएंगी। हालांकि मैं विधर्मी भगवान के रक्त की इस बूंद से किसी भी मजबूत शक्ति को महसूस नहीं कर सकता, लेकिन इससे पैदा हुए विधर्मी भगवान की गहरी नसों में कुछ विशेष क्षमता हो सकती है। यह कितना भी बुरा क्यों ना हो, मैं तुम्हें इतना बेकार नहीं रहने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उसने बात की, मोली की आंखें अचानक चमक उठीं। उसकी बर्फ सफेद कलाई डूब गई और उसकी सफेद और कोमल उंगलियों में अचानक से तैरता हुआ विधर्मी भगवान का रक्त बहता हुआ युनचे की छाती की ओर चुभ गया। युनचे की छाती तुरंत खुल गई और जब क्रिम्सन काले रक्त की वह बूंद युनचे के बहते हुए रक्त के संपर्क में आई तो ऐसा लगा जैसे उसे कोई बड़ा आकर्षण मिल गया हो और तुरंत युनचे के शरीर में प्रवाहित हो गई। जिस क्षण क्रिम्सन काले रक्त की बूंद ने युनचे के शरीर में प्रवेश किया, उसकी छाती पर खून के निशान से शुरू होकर रक्त के निशान जैसी गहरी लाल रेखाएं उसके शरीर पर पागलों की तरह फैल गईं। पलक झपकते ही वे उसके पूरे शरीर में फैल गए थे। उसकी छाती, हाथ, पैर, चेहरा, कान और यहाँ तक कि उसकी पुतलियां भी खून के रंग की रेखाओं से ढकी हुई थी जो राक्षसी टैटू की तरह दिखती थीं। उस समय युनचे को ऐसा लगा जैसे उसे हजारों ब्लेड चुभोए जा रहे हों। उसके शरीर के हर कोने से एक अतुलनीय तीव्र दर्द आया, जिससे उसकी दर्दनाक चीख निकल गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसकी दृष्टि अचानक धुंधली हो गई जब तक कि वह पूरी तरह से गहरे लाल रंग में नहीं बदल गया। उसके शरीर के भीतर से विनाशकारी शक्ति की एक लहर आई। युनचे मानव शरीर की संरचना से अतुलनीय रूप से परिचित था। जो हिस्सा निगला जा रहा था वह स्पष्ट रूप से उसकी पहले से ही अपन गहरी नसें थीं। गहन शिराओं का कार्य जुआनली को ले जाना था। गहरी नसों के बिना भी एक व्यक्ति अभी भी जीवित रह सकता है, लेकिन वे कभी भी जुआनिकी के एक धागे की खेती नहीं कर पाएंगे। हालांकि गहरी शिराएं जीवन और मृत्यु से संबंधित नहीं थीं, फिर भी वे शरीर का एक हिस्सा थीं। अपन गहरी नसों को धीरे धीरे निगला जा रहा था, निस्संदेह आंतरिक अंगों के फटने और थोड़ा थोड़ा नष्ट होने जैसा ही था। दर्द की डिग्री की कल्पना की जा सकती है। मो ली ने अभी कहा था कि विधर्मी भगवान के अविनाशी रक्त की यह बूंद मूल गहरी नसों को खा जाएगी और फिर नई गहरी नसों का निर्माण करेगी। अब जब गहरी नसों को निगला जा रहा था, कम से कम यह साबित हुआ कि वह झूठ नहीं बोल रही थी। अगर यह वास्तव में था, नई गहरी शिराओं का निर्माण संभव है। ये थोड़ा सा दर्द कुछ नहीं था। अवर्णनीय पीड़ा जारी रही। यह एक तरह का दर्द था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था और पूरी तरह से मानवीय सहनशक्ति की सीमाओं को पार कर गया था। इस तरह का दर्द जारी रहा और जारी रहा। अपन गहरी नसों को जिस गति से निगला जा रहा था वह बहुत धीमी थी। इस गति से इसे पूरी तरह से निगलने में कम से कम आधा घंटा 1 घंटे का समय लगेगा। मुझे किसी विधर्मी ईश्वर की शक्ति की आवश्यकता नहीं है और मुझे सामान्य लोगों की तुलना में मजबूत शिराओं की आवश्यकता नहीं है। जब तक मेरे पास अन्य लोगों के समान गहरी नसें हो सकती हैं या थोड़ी कमजोर भी, अगर मैं इसे प्राप्त कर सकता हूं, भले ही दर्द 10 गुना अधिक हो, मैं बिल्कुल तैयार हूं। भयानक दर्द के कारण युनचे के शरीर की सभी नसें तेजी से फड़कने लगी, लेकिन उसका दिल शांति का क्षेत्र था और यहां तक उत्तेजना का क्षेत्र भी। जब मोली द्वारा शैतानी भगवान का रक्त युनचे के शरीर में डाला गया था तो मोली के होंठ मुड़े हुए थे, एक बहुत ही मोहक मुस्कान प्रकट कर रहे थे। अविनाशी रक्त की इस बूंद से प्राप्त स्मृतियों के आधार पर एक बार जब यह शरीर में प्रवेश करती है तो यह शरीर की मूल गहरी शिराओं को जबरदस्ती निगल जाती है और गहरी शिराओं को निगलने की प्रक्रिया चाकू से काटने से कम दर्द नहीं होता। मूल गहरा नसों में थोड़ा थोड़ा करके चकनाचूर, टुकड़े टुकड़े कर देना, चकनाचूर कर देना। संदेह यह एक प्रकार का अमानवीय अत्याचार था, एक प्रकार का अत्यधिक दर्द जिसके कारण अतुलनीय विशेषज्ञ भी जमीन पर लौटने और दर्द से कराहने लगते थे। क्या तुमने वास्तव में सोचा था कि मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए छोड़ दूंगा क्योंकि तुमने अपनी आंखों का इस्तेमाल मेरे शरीर को अपवित्र करने के लिए किया था? विधर्मी परमेश्वर का यह रक्त वास्तव में आपको एक नया रक्तदान देगा, लेकिन यह मेरी जगह भी लेगा और आपको सबसे क्रूर दंड देगा। मोली क्रूरता से मुस्कुराई जब उसने देखा कि लाल शैतान के निशान उसके पूरे शरीर को ढंक रहे थे। उसकी आंखों को एक पल में गहरा लाल होते देखा, उसके पूरे शरीर को कांपते हुए देखा, उसके चेहरे को दर्द से मरोड़ते देखा। धीरे धीरे उसकी मुस्कान थोड़ी थोड़ी ठंडी हो गई और गायब हुआ। इसकी जगह जो ले ली वह एक गहरा और गहरा विस्मय था। उसके 4 अंग कांप रहे थे, उसके शरीर की सभी मांसपेशियां ऐंठ रही थीं और उसके चेहरे की विशेषताएं इतनी विकृत थीं कि वे एक साथ निचोड़ा हुआ लग रहा था। उसके माथे पर सेम के आकार के पसीने की बूंदें भयानक गति से नीचे सरक गईं। यह कल्पना करना असंभव था कि उसे अपने शरीर के लिए इस तरह की भयानक प्रतिक्रिया के लिए कितना दर्द सहना पड़ा होगा। हालांकि दर्द के उस शुरुआती रोने के अलावा उसके बाद युनचे ने दर्द की एक भी आवाज नहीं निकलने दी, एक निशान भी नहीं। समय सेकंड दर सेकंड बीतता गया। 1 मिनट,
3 मिनट, 5 मिनट, मोली की अभिव्यक्ति अंत में पूर्ण विस्मय में बदल गई। गहरी नसों को भस्म कर रहा था। इस तरह के भयानक दर्द के तहत उसने वास्तव में शुरू से अंत तक एक भी चीख नहीं निकलने दी। पसीने ने पहले ही युनचे के पूरे शरीर को भिगो दिया था और उसकी त्वचा और मांस का हर इंच दर्द से कांप रहा था। हालांकि उसके कसकर बंधे दांतों के अंतराल के बीच अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला था कि एक भी आवाज बाहर नहीं निकली, और उसके टेढ़े मेढ़े चेहरे के भीतर वास्तव में उत्साह का एक हल्का निशान था। उसे स्पष्ट रूप से इतने दर्द में होना चाहिए कि वह जीने के बजाय मरना पसंद करेगा। उसकी इस तरह की प्रतिक्रिया कैसे हो सकती है? वह स्पष्ट रूप से एक नश्वर था जिसकी गहरी नसें अपंग थीं। उसके पास इतनी भयानक इच्छाशक्ति कैसे हो सकती है? नहीं, क्या यह इच्छाशक्ति है जो मनुष्य के पास हो सकती है? इस तरह का दर्द, भले ही वह मेरे पिता हों, वे निश्चित रूप से इसे इतनी शांति से सहन नहीं कर पाएंगे। यह नश्वर, वह व्यक्ति जिससे आकाश विश्वमोती ने स्वयं को जोड़ा था, बस वह कौन है? इस समय मोली ने अपने आश्चर्य में पाया कि उसने इस व्यक्ति को पूरी तरह से कम करके आंका था। उसका शरीर बहुत कमजोर था और उसका जुआनली अतुलनीय रूप से छोटा था, लेकिन उसके वर्तमान ने एक भयानक इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया जो इसके साथ पूरी तरह से असंगत था। पहले वह हमेशा इस बात को लेकर उलझन में रहती थी कि स्वर्गीय गहन खजाने के रूप में स्काई पॉइजन पल वास्तव में खुद को इतने नीच मानव शरीर से क्यों जोड़ लेगा। इस समय वह कुछ महसूस करने लगी। ऐसा लगता था कि ऐसा नहीं था कि स्काई पॉइजन पल की आध्यात्मिकता गायब हो गई थी, और इससे भी अधिक ऐसा नहीं था कि स्काई पॉइजन पल की आध्यात्मिकता पागल हो गई थी। आधा घंटा बीत गया। यूनचे के पूरे शरीर को ढकने वाले गहरे लाल जादू के निशान अचानक एक लाल चमक के साथ चमक उठे, और इस समय उसके विकृत चेहरे की विशेषताएं आखिरकार थोड़ी कम होने लगीं। गहरी शिराओं का भक्षण पहले ही समाप्त हो चुका था और इसके बाद नई गहरी शिराओं का निर्माण हुआ। जिस स्थान पर उन्हें खाया गया था, उन्होंने नई गहरी नसों के विकास को महसूस किया और उनकी वृद्धि की गति अत्यंत तेज थी, गहरी नसों के सेवन की गति से 10 गुना अधिक थी। खालीपन की भावना जो अभी हाल ही में अस्तित्व में थी, जल्दी से परिपूर्णता की एक पूरी तरह से नई भावना से बदल गई थी, और जो दर्द उसने सहा था वह भी एक ज्वार की तरह जल्दी से दूर हो गया। पसीना अब नहीं बहता था, उसकी मांसपेशियों की ऐंठन भी बंद हो गई थी और उसका रंग भी शांत हो गया था। यूचे ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसका पूरा शरीर गतिहीन हो गया। यदि कोई बारीकी से देखता है तो कोई यह भी देख सकता है कि वर्तमान में उसके मुंह के कोने में एक कोमल और हल्की मुस्कान का निशान था। मौन में युनचे ने अपनी आंतरिक दृष्टि को सक्रिय किया और खुशी से अपने शरीर में तेजी से बढ़ती नसों को देखा। इस समय उन्हें मोली के शब्दों के प्रति जरा सा भी संदेह नहीं था। गहरी नसों का पुनर्जन्म, यह अकल्पनीय मामला, वर्तमान में अतुलनीय स्पष्टता और वास्तविकता के साथ उनके शरीर पर प्रकट हो रहा था। एक व्यक्ति की गहरी नसें जन्म से धीरे धीरे बढ़ेंगी और केवल 14 वर्ष की आयु के आसपास ही पूरी तरह से बन पाएंगी। हालांकि उनकी नई जन्मी गहरी नसें बारिश के बाद वसंत के बांस की तरह थीं। 2 मिनट से भी कम समय में वे पहले ही पूरी तरह से बन चुके थे। गठित गहरी शिराओं के आकार या आकार की परवाह किए बिना वे ठीक वैसी ही गहरी शिराएं थीं जिनसे यूनचे परिचित थे। कम से कम अपनी आंतरिक दृष्टि से वे कोई अंतर देखने में पूरी तरह से असमर्थ थे। अपनी सावधानीपूर्वक धारणा के तहत उन्होंने बहुत जल्दी 24 गहरे प्रवेश द्वारों का स्थान ढूंढ लिया। यहाँ तक वितरण और भावना भी सामान्य व्यक्ति की गहरी नसों से अलग नहीं थी। उसी समय इन 54 गहन प्रवेश द्वारों में से कुल 11 को खोल दिया गया था। प्रतिभा के मामले में यह औसत से थोड़ा ऊपर था। इसके भीतर जुबानली का लेशमात्र अंश भी नहीं था। प्राथमिक गहन स्तर 0। कोई तथाकथित विधर्मी ईश्वर की शक्ति नहीं थी और इससे भी अधिक कोई भिन्न शिरापरक गुण नहीं थे। यह पूरी तरह से गहरी शिराओं में सबसे सामान्य थी। हालांकि युनचे जरा सा भी निराश नहीं था। इसके बजाय उसका दिल परमानंद से भर गया था और उसके पूरे शरीर में खून उबल रहा था, क्योंकि यह पूरी तरह से नई गहरी नस थी, बिना किसी नुकसान के। इसका मतलब यह भी था कि वह अंततः एक अपंग नहीं रह सकता था जो प्राथमिक गहन दायरे के पहले स्तर से कभी नहीं बच सकता था। हालांकि लक्ष्य अभी भी बहुत दूर था। पूरे जियो कबीले को 3 साल के भीतर घुटने टेकने की प्रतिज्ञा अब स्वर्ग में चढ़ने जितना मुश्किल नहीं था। दादाजी, छोटी चाची, मैं अब अपंग नहीं हूँ। एक बार जब आप जान गए तो आप निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे। मेरा इंतजार करें। 3 साल के भीतर मैं निश्चित रूप से आपके पक्ष में वापस आऊंगा और यह सुनिश्चित कर लूंगा कि आपको फिर कभी तंग नहीं किया जाएगा। जिन लोगों ने तुम्हें धमकाया और अपमानित किया, मैं उनसे 1000 गुना अधिक कीमत चुकाऊंगा। युनचे अपने दिल में जोर से चिल्लाया। इस समय युनचे के शरीर पर गहरे लाल जादू के निशान टिमटिमाना बंद हो गए और फिर 1 सेकंड के अंश में वे पूरी तरह से गायब हो गए। युनचे ने भी आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। नई गहरी नस कैसा महसूस करती है? मोली ने उसे देखते ही अपनी तारों भरी आंखों को तिरछा कर दिया। इस अवधि के दौरान उसने पहले से ही उसे लंबे समय तक ध्यान से देखा था। वह उससे 3 साल बड़ा था और वह भी केवल आधा बड़ा बच्चा था। उसके रूप रंग के अलावा उसमें और कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसमें इतनी भयानक इच्छाशक्ति क्यों है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने पहले नरक का अनुभव किया हो? यह वास्तव में सफल हुआ। युनचे ने अपने दोनों हाथों को मुट्ठी में जकड़ लिया और बहुत उत्साह से कहा। तुरंत उसका स्वर बदल गया और उसने संदेह से पूछा, हालांकि क्या आप सुनिश्चित हैं कि यह तथाकथित ईश्वर की गहन शिरा है? यह स्पष्ट रूप से सामान्य गहन शिराओं से अलग नहीं है।
आपने कितने गहरे प्रवेश द्वार खोले? मोली ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वापस पूछा। 11, यूचे ने जवाब दिया। एक पल के लिए मोली की आंखों में निराशा छा गई और उसने उदासीनता से कहा, इस राजकुमारी ने मेरे शरीर को नष्ट कर दिया और इस चीज के बदले में लगभग मेरी जान ही चली गई, लेकिन अंत में इसने आपको लाभ पहुंचाया। लेकिन यह जहां तक हो सकता है अपने शरीर में जाओ। क्या आपको लगता है कि किसी के पास भी भगवान की शक्ति को छूने की योग्यता है? यदि आप विधर्मी भगवान की गहरी नस की विशेष क्षमता को खोलना चाहते हैं तो आपको 54 गहरे प्रवेश द्वार खोलने होंगे। यदि यह सहज आपके शरीर पर 20 या अधिक गहरे प्रवेश द्वार खोल सकता है तो इस राजकुमारी के पास अभी भी 30 वर्षों के भीतर इसे पूरा करने में आपकी सहायता करने का एक तरीका है। लेकिन सहज 11 गहरे प्रवेश, भले ही इस राजकुमारी को 100 साल दिए गए हों, फिर भी यह राजकुमारी ऐसा नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह। सभी 54 प्रवेश द्वार खोलो। अगर इस तरह के शब्द दूसरों द्वारा सुने जाते तो उनके जबड़े तुरंत सदमे से गिर जाते। सभी 54 गहरे प्रवेश द्वार खोलें, जो पौराणिक स्वर्गीय परमेश्वर की आध्यात्मिक शिराएं थीं। 1000 साल के इतिहास में कभी कोई ब्लू विंड सम्राट नहीं हुआ था। हालांकि युनचे बहुत शांत दिखाई दिया और इसके बजाय मोली को एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ देखा। क्या आप सुनिश्चित हैं कि सभी 54 प्रवेश द्वार खोलना पर्याप्त है? एमेन, मुझे देखने दो। यह कहने के बाद यूचे ने अपना बायां हाथ उठाया, अपनी हथेली को अपनी छाती पर दबाया और धीमी आवाज में कहा, स्काई पॉइजन। शुद्धिकरण। द स्काई पॉइजन पल ने तुरंत एक गहरे हरे रंग की रोशनी छोड़ी और युनचे के शरीर में विलीन हो गया, सीधे उसकी नवजात गहन शिराओं तक पहुंच गया। स्वाभाविक रूप से खोले गए गहरे प्रवेश द्वारों की संख्या ने मूल रूप से उस ऊंचाई को निर्धारित किया जो एक जुवानजे इस जीवन काल में पहुंच सकता है, क्योंकि प्रसवोत्तर गहरे प्रवेश द्वारों को खोलना वास्तव में बहुत कठिन था। अत्यधिक उच्च स्तर की स्पिरिट छर्रों, चमत्कारी अवसर और भाग्य सभी अपरिहार्य थे। गहरे प्रवेश द्वारों को जबरदस्ती खोलने के लिए बाहरी बल का उपयोग करना एक बहुत बड़ा जोखिम था। थोड़ी सी भी लापरवाही गहरे प्रवेश द्वारों को अपूरणीय और स्थायी क्षति पहुंचा सकती है। प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में 99% से अधिक जुआंजे के पास प्रसव के बाद खोले गए अतिरिक्त गहरे प्रवेश द्वार नहीं थे। लेकिन स्काई पॉइजन पल किस तरह का अस्तित्व था? अपनी अतुलनीय शुद्धिकरण क्षमता के साथ बंद गहरा प्रवेश द्वार खोलना उतना ही आसान था जितना कि हाथ हिलाना, और इसमें जरा सा भी जोखिम नहीं था। जब वह फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में था तो उसने स्काई पॉइजन पल शुद्धिकरण शक्ति को जियाकिंग्यू 54 गहरे प्रवेश द्वारों में स्थानांतरित करने के लिए चांदी की सुइयों का उपयोग किया। न केवल उसने उसके सभी सील किए हुए गहन प्रवेश द्वार खोले, बल्कि उसने उन सभी आंतरिक रूप से खोले गए गहरे प्रवेश द्वारों को भी शुद्ध किया, जिससे उसकी जुआनली अतुलनीय रूप से शुद्ध हो गई, जिसमें थोड़ी सी भी अशुद्धता नहीं थी। हालांकि जियाकिंग्यू आखिर एक व्यक्ति था, इसलिए स्काई पॉइजन पल की शुद्धिकरण शक्ति का उपयोग करना कमोबेश थोड़ा परेशानी भरा होगा, जिससे वह हर बार मौत के मुंह में समा जाएगा। लेकिन अपनी गहरी नसों को शुद्ध करना उतना ही सरल था जितना कि अपनी उंगलियों से खेलना। युनचे के मार्गदर्शन में स्काई पॉइजन पल की शुद्धिकरण शक्ति उसके 54 प्रवेश द्वारों में से प्रत्येक में सुचारू रूप से एक चक्कर लगाती है। युनचे बंद गहरे प्रवेश द्वारों के खुलने की आवाज लगभग सुन सकता था। आधे मिनट से भी कम समय में नवजात गहन शिराओं के सभी 24 गहरे प्रवेश द्वार खुल गए थे। ठीक है, अब सभी 54 गहरे प्रवेश द्वार खोल दिए गए हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए? युनचे ने आराम से कहा। बोलने के बाद उन्होंने लंबे समय तक मोली के जवाब का इंतजार नहीं किया। जब उसने अपनी आंखें उठाईं तो उसने पाया कि मोली की तारों भरी आंखें पहले से ही खुली हुई थीं और जिस भाव से वह उसे देखती थी, ऐसा लगता था जैसे वह एक विचित्र राक्षस को देख रही हो। द स्काई पॉइजन पल, इसमें वास्तव में इस तरह की क्षमता है? मोली ने सीधे युनचे के बाएं हाथ को देखा और आश्चर्य से कहा। कठोरता से बोलना, यह पूरी तरह से स्काई पॉइजन पल की क्षमता नहीं है। युनचे के चेहरे पर थोड़ा गर्व था। स्काई पॉइजन पल के बिना भी, जब तक मुझे एक उपयुक्त शुद्ध करने वाली गोली मिल जाती है, मेरे पास अभी भी सभी गहरे प्रवेश द्वार खोलने का एक तरीका है। बस इतना है कि आवश्यक ऊर्जा और समय बहुत अधिक होगा। उद्धरण चिन्ह। आप। मोली की आंखें शक से भर गईं। क्या मैंने आपको नहीं बताया कि मैं एक जीनियस डॉक्टर हूँ? एक जीनियस डॉक्टर के रूप में निश्चित रूप से मैं मानव शरीर के बारे में सब कुछ जानता हूँ, अंदर और बाहर दोनों। मैं गहरी नसों से बहुत परिचित हूँ। मैंने खोला है कम से कम 8000, अगर 10,000 नहीं तो मेरे जीवन में गहरा प्रवेश है। मेरे गुरु के मुझे छोड़ने के 3 साल पहले से मैं गहन प्रवेश द्वार खोलने में कभी असफल नहीं हुआ। और ऐसा ही होता है कि स्काई पॉइजन पल में शुद्ध करने की क्षमता होती है जिसकी तुलना उच्च स्तर की गोलियों से भी नहीं की जा सकती। गहन प्रवेश द्वार खोलने की इस क्षमता का उपयोग करना पूरी तरह से सरल है। उद्धरण चिन्ह। युनचे ने इसे बहुत आसानी से कहा, इतने आराम से कि कोई आत्मविश्वास भी नहीं था, जैसे कि वह एक अत्यंत सामान्य मामले का वर्णन कर रहा हो। इसने मोली को अपने दिल में कोई संदेह पैदा करने में असमर्थ बना दिया। वह काफी देर तक युनचे को देखती रही, फिर धीमी आवाज में बोली, कितना अजीब आदमी है। हालांकि क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि सभी गहन प्रवेश द्वारों को खोलना वास्तव में इतना अद्भुत है? केवल अपनी नींव के आधार पर आप पहले ही दूसरों से बड़े अंतर से पिछड़ चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। युनचे ने उस ठंडे पानी की परवाह नहीं की जो मोली ने उस पर डाला और सीधे पूछा, आपने अभी कहा कि सभी 24 गहरे प्रवेश द्वार खोलने के बाद ये गहरी नसें अपनी अनूठी क्षमता प्रदर्शित करेंगी। मुझे कुछ भी महसूस क्यों नहीं होता? अपनी वर्तमान गहरी नसों पर करीब से नजर डालें।
मो ली ने कहा। यूनचे ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी नवजात गहन शिराओं को देखने लगा। सभी 24 गहरे प्रवेश द्वार खुल गए थे और यद्यपि गहरी नसें खाली थीं, आभा अतुलनीय रूप से शुद्ध थी। यूनचे ने ध्यान से इसकी जांच की और अचानक उसे एक अजीब सा एहसास होने लगा। अगले सेकंड में उसका ध्यान गहरी शिराओं के केंद्र पर मजबूती से बंद हो गया। मानव शरीर में गहरी नसें एक फलते फूलते पेड़ की तरह थीं, जिसकी दर्जनों शाखाएं सभी दिशाओं में फैली हुई थीं और प्रत्येक शाखा का एक गहरा प्रवेश द्वार था। और वृक्ष का तना गहरी शिराओं का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था और संपूर्ण गहन शिराओं का आधार था। इस नींव पर कोई गहरा प्रवेश द्वार नहीं था, लेकिन इस समय उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से पाया कि उनकी गहरी नसों के मूल में 7 गहरे प्रवेश द्वार समान निशान थे, जो एक मानक बिग डिपर पैटर्न में व्यवस्थित थे। वे गहरे प्रवेश द्वार की तरह दिखते थे, लेकिन अनुभूति गहन प्रवेश द्वार से बहुत भिन्न थी। उनका रंग मंद था और जिस स्थान पर वे सीधे दिखाई दिए थे उसने यूनचे की समझ को तोड़ दिया था, जिससे वह अवर्णनीय रूप से चौंक गया था। 7 और गहरे प्रवेश द्वार क्यों हैं? यूनचे ने अपनी आंखें खोली और आश्चर्य से पूछा। नहीं, वे गहन प्रवेश द्वार नहीं हैं, चमेली ने उदासीनता से कहा। वे हेरेटिक गॉड आर्ट्स के 7वें चरण को खोलने के लिए उपयोग किए जाते हैं। 7 प्रवेश द्वार, दायरे, गेट। यह पहली बार था जब यूनचे ने इस शब्द के बारे में सुना था। अविनाशी रक्त द्वारा आप पर दी गई गहरी नसें वास्तव में अन्य पहलुओं में सामान्य गहरी नसों से अलग नहीं हैं, लेकिन आवश्यक अंतर इस तथ्य में निहित है कि वे विधर्मी भगवान कलाओं की अनन्य गहन कला को धारण करती हैं। इस गहन कला में कुल 7 महान क्षेत्र हैं और इसके लिए आपको इसकी खेती करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय यह सीधे आपकी गहन शिराओं में मौजूद है। इस गहन कला में कुल 7 क्षेत्र हैं। इसके लिए आपको साधना करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह सीधे आपकी गहरी नसों में मौजूद है। हर बार हेरेटिक गॉड आर्ट्स एक दायरे से बढ़ता है, एक गेट खोला जाएगा। नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि हर बार जब आप एक गेट खोलते हैं तो हेरेटिक गॉड आर्ट्स एक दायरे से बढ़ जाएगा। मैं जो कह रहा हूं वह तुम समझ रहे हो, मो ली ने धीरे से कहा। यूनचे, बेशक, यूनचे गहन कला और गहन कौशल की अवधारणा से अनभिज्ञ नहीं होगा। प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में आधे से अधिक जुबानज़े शुद्ध जुआनली थे और उनके पास कोई गहन कला नहीं थी। कई प्रकार की गहन कलाएं थीं, लेकिन उनमें से कोई भी जुआनली को सीधे तौर पर मजबूत नहीं कर सकती थी। कुछ जुआनली की विशेषताओं या इसके संचालन के तरीके को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, फ्रोजन क्लाउड फेरी पैलेस के फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स जुआनली को ठंडा बना सकते हैं। फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स का दायरा जितना ऊंचा होगा, जुआनकी उतनी ही ठंडी होगी। यह अफवाह थी कि जब चरम सीमा तक खेती की जाती है तो एक पल में 100 मील जम सकता है। इसी तरह बनिंग हेवन स्कूल की बनिंग हेवन आर्ट्स 4 प्रमुख संप्रदायों में से एक जुआनली की विशेषताओं को भी बदल सकता है, लेकिन यह फ्रोजन क्लाउड फेरी पैलेस के विपरीत था। यह जुआनकी को झुलसा सकता है। जब उच्चतम क्षेत्र में खेती की जाती है तो यह अफवाह थी कि कोई अपने नंगे हाथों से हथियारों को पिघला सकता है। कुछ गहन कलाएं भी थीं जिनका उपयोग तब नहीं किया गया था जब जुआनली का उपयोग किया गया था, लेकिन जुआनली की खेती में सहायता के लिए उपयोग किया गया था। उदाहरण के लिए, एक दुष्ट यिन यांग जॉयस यूनिफिकेशन आर्ट था जो एक पुरुष और एक महिला के बीच संभोग के माध्यम से किसी की जुआनली को बढ़ा सकता था। गहन कलाएं आमतौर पर एक संप्रदाय या एक परिवार में पारित की जाती थीं और बाहरी लोगों को नहीं दी जाती थीं। घुमंतु जुआंजे में से बहुत कम के पास गहन कलाएं थीं। जियो कबीले के पास कोई पारिवारिक गहन कला नहीं थी और संस्थापक ने केवल कुछ गहन कौशल छोड़े थे जो बहुत शक्तिशाली नहीं थे। गहन कौशल के लिए, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वे ऐसे कौशल थे जिन्होंने जुआनली को विभिन्न तरीकों के माध्यम से अधिक शक्ति प्रदर्शित करने की अनुमति दी। कुछ गहन कौशलों को सक्रिय करने के लिए एक विशिष्ट गहन कला की आवश्यकता होती है। तो आप कह रहे हैं, मैं हेरेटिक गॉड आर्ट्स का उपयोग कर सकता हूं जिसका आपने उल्लेख किया है? यूचे ने आश्चर्य से पूछा। यह सही है, मो ली ने सिर हिलाया। अभी आपकी गहरी नसें खाली हैं, इसलिए निश्चित रूप से आप इसे महसूस नहीं कर सकते। जब आपके पास जुआनली होगा तो आप स्वाभाविक रूप से इस हेरेटिक गॉड आर्ट्स के अस्तित्व को महसूस करेंगे। उद्धरण चिन्ह। आपने अभी कहा कि इस हेरेटिक गॉड आर्ट्स के लिए मुझे खेती करने की आवश्यकता नहीं है, और हर बार जब मैं एक गेट खोलता हूं तो हेरेटिक गॉड आर्ट्स एक दायरे से बढ़ जाएगा। फिर मैं गेट कैसे खोलूं? यूनचे जांच की। वह पहले कभी गेट्स की अवधारणा के संपर्क में नहीं आया था, इसलिए उसने उतावलेपन से काम लेने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अगर इसकी उद्घाटन विधि गहन प्रवेश द्वार के समान थी तो वह थोड़े समय में उन सभी को आसानी से खोल सकता था और विधर्मी देव कलाओं को एक पल में उच्चतम क्षेत्र तक पहुंचा सकता था। यह कुछ ऐसा था जो दूसरे लोगों के हाथों में असंभव था, लेकिन उसके हाथों में यह उतना ही आसान था जितना उसके हाथ पर हाथ फेरना। यह बहुत सरल है, आपके गहन प्रवेश द्वार खोलने से 1000 गुना आसान है। मो ली मुस्कुराए और उसकी मुस्कान बहुत अजीब थी। उसके शब्दों की सामग्री ने यूनचे को और भी स्तब्ध कर दिया। वे गहरी नसें हैं जो आपकी हैं। यदि आप चाहते हैं कि वे खुल जाएं, तो वे स्वाभाविक रूप से खुल जाएंगी। यदि आप चाहते हैं तो आपको केवल सोचने की जरूरत है और सभी 7 द्वार खुलेगा। केवल सोचने की जरूरत है, तब सभी 7 द्वार खुलेंगे और हेरेटिक गॉड आर्ट्स सीधे उच्चतम दायरे में पहुंचेंगे। लेकिन मोली के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान को देखकर यूचे स्वाभाविक रूप से इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने कमजोर होकर पूछा, यह इतना आसान है?
यह सही है, यह इतना आसान है, लेकिन परिणाम बहुत भयानक होंगे। तुम मर जाओगे, तुरंत विस्फोट करो और मरो, मो ली ने धीमी आवाज में कहा। यूचे का मुंह थोड़ा खुला। हेरेटिक गॉड आर्ट्स की क्षमता विशेषता बेसिक है पहला क्षेत्र, हेरेटिक सोल दूसरा क्षेत्र, बनिंग हॉट तीसरा क्षेत्र, रंबलिंग हेवन चौथा क्षेत्र, पेरगेटरी और पांचवा क्षेत्र, हेल मोनाक। मोली की आवाज यहीं रुक गई और युनचे ने तुरंत अधीरता से पूछा, फिर छठे और सातवें दायरे के बारे में क्या? इसका उपयोग करने के बाद मैं क्यों मर जाऊंगा? उद्धरण चिन्ह। यह राजकुमारी छठे और सातवें क्षेत्र को भी नहीं जानती है। अविनाशी रक्त की उस बूंद की स्मृति छाप में यह केवल पांचवें क्षेत्र को दर्ज करती है। इसके बारे में सोचते हुए जब विधर्मी भगवान ने अविनाशी रक्त को पीछे छोड़ दिया तो उनका मानना कि मानव शरीर और शक्ति के साथ विधर्मी भगवान कला के पांचवें दायरे को खोलना पहले से ही सीमा थी। जब तक कोई मृत्यु को प्रणाम नहीं कर रहा होता तब तक छठा द्वार खोलना मूल रूप से असंभव था। इसलिए उन्होंने छठे और सातवें दायरे के बारे में कोई जानकारी नहीं छोड़ी, क्योंकि एक द्वार खोलने से हेरेटिक गॉड आर्ट्स का दायरा एक दायरे से बढ़ जाएगा और इसके साथ आपके दबाव में विस्फोटक वृद्धि होगी। शरीर यदि आप विधर्मी देव कलाओं को जबरदस्ती एक ऐसे दायरे में ले जाते हैं जिसे आप सहन नहीं कर सकते हैं तो आपके शरीर को भारी चोट लगेगी यदि यह हल्का है, और आपकी जीवन शक्ति को बहुत नुकसान होगा। यदि यह भारी है तो आपकी गहरी नसें फट जाएंगी और आपका शरीर चकनाचूर हो जाएगा और आप मर जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। अपने वर्तमान शरीर के साथ भले ही आप पहला द्वार खोल दें, आपका शरीर तुरंत फट जाएगा और आप मर जाएंगे। उद्धरण चिन्ह ... यह इतना डरावना है। हेरेटिक गॉड आर्ट्स की निडर विशेषता का क्या अर्थ है? इससे पहले कि मैं इसका उपयोग कर सकूं, मुझे किस स्तर तक पहुंचना होगा? युनचे ने पूछा। मो ली ने उसकी ओर देखा और उसका नाजुक चेहरा तिरस्कार से चमक उठा। क्या आपको नहीं लगता कि यह प्रश्न पूछना आपके लिए अभी भी बहुत जल्दी है? भी आपकी गहन शिराओं का पुनर्जन्म हुआ है और आपके पास जुआनली का एक कतरा भी नहीं है और आप पहले से ही भ्रम में हैं कि एक कदम में स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है, तुम सही हो। यूचे ने खंडन नहीं किया, नहीं उसने पूछना जारी रखा। उसने अपना ध्यान पूरी तरह से उस गेट से हटा दिया, एक गहरी सांस ली और कहा, भले ही शुरुआती बिंदु थोड़ा देर से हो, मैं निश्चित रूप से इस विधर्मी भगवान की गहरी नसों को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं तुरंत खेती करना शुरू कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। गल्प। जैसे ही युनचे दृढ़ संकल्प से भर गया था, उसके पेट से एक असमय चीख निकली और एक सेकंड में ही जिस प्रभावशाली तरीके से उसने अभी अभी इकट्ठा किया था वह पूरी तरह से गायब हो गया। उसने पूरी रात और पूरी सुबह कुछ नहीं खाया था और उसका पेट लंबे समय से भूख से कराह रहा था। चूंकि आप गहन शिराओं से बहुत परिचित हैं तो आपको इस राजकुमारी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि वह आपको यह सिखाए कि प्राथमिक गहन दायरे में कैसे कदम रखा जाए। इस राजकुमारी को अब स्काई पॉइजन पल में वापस आना चाहिए और अगले 3 दिनों के लिए आप मुझे इस राजकुमारी को परेशान करने की अनुमति नहीं है। मोली के पिछले हमलों ने उसे जहर से भयंकर प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा था। भले ही इसे स्काई पॉइजन पल द्वारा दबा दिया गया था, फिर भी इसने जहर को उसकी आत्मा में गहराई तक घुसने दिया। यदि वह इसे शुद्ध करने के लिए स्काई पॉइजन पल से नहीं गुजरी तो यह संभवतः उसकी आत्मा के मूल में फैल सकता है। उस समय स्काई पॉइजन पल भी उसे बचाने में सक्षम नहीं होगा। 1 मिनट रुकिए, मेरे पास अभी भी कुछ सवाल हैं जो मैं हमेशा पूछना चाहता था। आपने हमेशा खुद को यह राजकुमारी कहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि आप कोई शाही राजकुमारी हों? अरे! इससे पहले कि युनचे अपना प्रश्न पूरा कर पाता, मोली का शरीर पहले ही गायब हो चुका था, लाल रंग की लाल बत्ती में बदल गया और स्काई पॉइजन पल में प्रवेश कर गया। भले ही उसका पेट भूखा था, वह अब सियान फॉरेस्ट टाउन नहीं लौट सकता था। अभी जियो कुंग्युन की पार्टी ने पहले ही जियोबा और जियो जियू की दुखद मौतों का पता लगा लिया होगा और निश्चित रूप से सोचेंगे कि जियोबा और जियो जियू की मौतें उससे संबंधित थीं। अगर वह उनसे मिलता बिना किसी जुआनली के अपने वर्तमान शरीर के साथ तो वह निश्चित रूप से मर जाता। कुछ देर विचार करने के बाद उसने उस पर्वत श्रृंखला को देखा जो न जाने कहां तक फैली हुई थी। उसने अपने दांतों को थोड़ा भींचा और जल्दी से सियान फॉरेस्ट टाउन की विपरीत दिशा में चल दिया। स्कारलेट ड्रैगन माउंटेन रेंज इस जीवन में उसके साधना पथ का प्रारंभिक बिंदु होगा। यूचे बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ सांसों के बाद उसका हाव भाव बिल्कुल शांत हो गया था। उसका हृदय खाली था, उसकी भूख और नई गहन शिराओं को प्राप्त करने की खुशी और अधीरता पूरी तरह से गायब हो गई थी। उसकी सारी आत्मा और चेतना उसके शरीर में नई गहरी शिराओं पर केंद्रित थी। 2 जन्मों के लिए गहरी नसों की खेती, शून्य से कुछ करने के लिए उन्हें अब अन्य लोगों के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं थी। गहरी नसों में पहली जुआनली मानव शरीर की जीवन शक्ति थी। धीरे धीरे शरीर की जीवन शक्ति को गहरी शिराओं में निर्देशित करके यह पतली जुआनकी में बदल जाएगी। जब इस पतली जुआनकी ने गहरी नसों को भर दिया तो आधिकारिक तौर पर जुआनली के प्राथमिक गहन दायरे में कदम रखा जाएगा। एक सामान्य जीनियस के लिए इस प्रक्रिया में लगभग आधा साल लगेगा। एक उच्च प्रतिभा के लिए 3 से 4 महीने पर्याप्त होंगे। नींव निर्माण की इस सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया को पूरा करने के बाद स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति को अवशोषित करके निम्नलिखित खेती की जा सकती है। इस प्रक्रिया को उल्टा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि आधिकारिक तौर पर प्राथमिक गहन दायरे में प्रवेश करने के बाद ही किसी के पास स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति को अवशोषित करने की क्षमता होगी। मौन में प्रारंभिक जुआनकी के तार यूचे की गहरी नसों में घुलने लगे।
उसके 54 गहरे प्रवेश द्वार खुल गए और उसके शरीर की जीवन शक्ति 24 दिशाओं से एक ही समय में प्रवाहित होने लगी। गति अकल्पनीय थी। मोली के स्काई पॉइजन पल में प्रवेश करने से पहले उसने युनचे से कहा कि वह उसे 3 दिनों तक परेशान न करे, लेकिन उसे भी यह उम्मीद नहीं थी कि जब वह उठेगी तो 7 दिन बाद ही हो जाएगी। स्काई पॉइजन पल में 7 दिनों तक सोने के बाद जुवानली को लापरवाही से छूने के नकारात्मक प्रभाव आखिरकार पूरी तरह से समाप्त हो गए थे। उसने स्काई पॉइजन पल के भीतर से युनचे को देखा और थोड़ी देर बाद उसके गुलाबी होंठों से हल्की सी एह की आवाज निकली। स्कारलेट ड्रैगन पर्वत श्रृंखला पर्वत झरना। 200 से 300 मीटर ऊंची एक पहाड़ की दीवार के ऊपर एक विशाल झरना नीचे गिरा, पानी के नीचे के पुल से टकराया और उसे आसमान में उड़ा दिया। विशाल ध्वनि गड़गड़ाहट की तरह थी, गगनभेदी और बहुत दूर तक फैल गई। जलप्रपात के किनारे एक नंगे सीने नंगे पांव वाला युवक कदम कदम पर चल रहा था, उस पानी के पर्दे की ओर जो आसमान से गिरता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसके सिर और पीठ की रक्षा करते हुए उसके सभी जुआनली को बिना आरक्षण के रिहा कर दिया गया। पानी के इस विशाल पर्दे के नीचे उनका सिलहुट बेहद छोटा था। झरने की ऊंचाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन पानी के तेज बहाव का असर इतना था कि इंसान के शरीर को आसानी से कुचल सकता था। हालांकि युवक अभी भी उस शिलाखंड की ओर चल रहा था जो कि कितने वर्षों से झरने से टकराया था। जब मोली ने स्काई पॉइजन पल छोड़ा तो उसने ऐसा दृश्य देखा। उसने झरने की ऊंचाई को देखा और अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर किया। बूम! पानी की धारा का प्रचंड बल युनचे के शरीर पर बुरी तरह से टूटा। तुरंत उसकी कमजोर गहन ऊर्जा रक्षा के माध्यम से टूट गया और हिंसक रूप से मंथन पूल में उसे बुरी तरह से कुचल दिया। युनचे के पूरे शरीर में जलन का दर्द फैल गया और उसका पूरा ऊपरी शरीर लाल हो गया। उसके मुंह के कोने पर खून का एक चौंकाने वाला निशान भी था। हालांकि उनकी आंखों में डर का कोई निशान नहीं था। वह सांस लेने के लिए हौंफने लगा और रोलिंग पूल से ऊपर तैरने लगा। उसने अपनी सारी शक्ति का उपयोग विशाल जल प्रवाह का विरोध करने के लिए किया और कठिनाई से किनारे पर चढ़ गया। जलप्रपात की पिटाई से उन्हें काफी चोट आई। किनारे पर तैरने के लिए अशांत जल प्रवाह का विरोध करते हुए उसने लगभग अपनी ताकत का अंतिम उपयोग किया। हालांकि जब वह किनारे पर पहुंचे तो वे जमीन पर नहीं गिरे और सांस लेने के लिए हौंफने लगे। इसके बजाय उसने अपने शरीर को हिलाया और एक बार फिर झरने के नीचे बोल्ड की ओर चल पड़ा। जुआनली की छोटी छोटी लंटें, जो अंतिम जुआनली भी थीं, सभी उसके ऊपर केंद्रित थीं, जो उसके सिर की रक्षा के लिए उपयोग की जाती थीं। पहले से ही प्रारंभिक गहन दायरे के पहले स्तर पर इतनी जल्दी युनचे द्वारा जारी की गई नन्ही जुआनली को देखकर मोली ने अपने दिल में आश्चर्य की एक लहर महसूस की। केवल 7 दिनों में वह वास्तव में पहले से ही आधिकारिक तौर पर प्राथमिक गहन दायरे के पहले स्तर पर कदम रख चुका था। यह गति, यहाँ तक उसके अंदर भी ज्ञान, लोगों को चौंका देने के लिए काफी था। उसके पास स्पष्ट रूप से एक नश्वर शरीर था और हेरेटिक गॉड आर्ट्स को खोलने से पहले नई गहरी नसें एक सामान्य व्यक्ति की गहरी नसों से अलग नहीं थीं। उसने केवल 7 दिनों में प्राथमिक गहन क्षेत्र में आधिकारिक तौर पर कदम रखने के लिए किस विधि का उपयोग किया था। एक मानव शरीर के साथ भले ही सभी गहरे प्रवेश द्वार खोल दिए गए हों, फिर भी इसमें कम से कम 1 महीना लगने के लिए सामान्य होगा। हालांकि एकमात्र प्रारंभिक गहन दायरे के पहले स्तर ने वास्तव में इस तरह के जलप्रपात को चुनौती देने का साहस किया, यह बस मौत को दावत दे रहा था। इसके अलावा पहली बार झरने से गंभीर रूप से घायल होने के बाद जुआनली लगभग गिरने की स्थिति में था। उसने लगभग कोई आराम नहीं किया और एक बार फिर झरने की ओर कदम बढ़ाया। मोली जल्दी से चला गया और कोमलता से चिल्लाया, क्या तुम मरना चाहते हो? मोली की आवाज सुनकर युनचे के कदम एक पल के लिए रुके, लेकिन केवल एक पल के लिए, और फिर झरने के नीचे की ओर चलना जारी रखा। बूम! आखिरी जुआनली निस्संदेह एक पल में धुल गया था और एक झटके में युनचे की पीठ पर दर्जनों छोटे छोटे खूनी घाव दिखाई दिए। उसकी दृष्टि काली पड़ गई और उसने बड़े मुंह से खून उगल दिया। फिर वह एक बार फिर मंथन पूल में धंस गया। वह वास्तव में मृत्यु से जीवन नहीं जानता। मोली की भौहें तन गईं, उसका फिगर चमक उठा और तेजी से उस दिशा की ओर दौड़ा जहां युनचे बह गया था, उसे वापस किनारे पर फेंकने की तैयारी कर रहा था। बहुत जल्दी युनचे की आकृति पानी की सतह पर तैरने लगी। हालांकि जैसे ही वह युनचे के पास पहुंची और उसे ऊपर खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाने ही वाली थी, उसे एक कर्कश और कमजोर आवाज सुनाई दी, लेकिन वह इस हद तक दृढ़ थी कि उसका विरोध नहीं किया जा सकता था। नहीं, मदद करो मुझे। पानी की सतह पर तैरते हुए युनचे का रंग कागज की तरह पीला पड़ गया था और उसकी पीठ पर खून के घाव एक भयानक दृश्य थे। उसकी आंखें आधी खुली हुई थीं और उसकी टकटकी सुस्त लग रही थी, लेकिन अतुलनीय रूप से ठंडी और जागृत भी थी। वह वास्तव में बेहोश नहीं हुआ। मोली ने अपना हाथ हटा लिया और उसका दिल एक बार फिर विस्मय से भर गया। गलत, अपनी पिछली अवस्था में एक बार फिर ऐसा प्रभाव झेलते हुए यदि वह एक सामान्य व्यक्ति होता तो होश बनाए रखना असंभव होता। अपनी आंखों के सामने के दृश्य को देखते हुए जैस्मीन ने अचानक सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है कि वह अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल खुद को बेहोश न करने के लिए कर रही हो। आप बेहोश नहीं हुए, यह पहले से ही बहुत आश्चर्यजनक है। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप अभी भी तट पर जा सकते हैं? मोली उसके ऊपर तैरने लगी और जैसा वह चाहता था उसने अब अपना हाथ नहीं बढ़ाया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अचानक कुछ सोचा और उसका चेहरा अचानक लाल हो गया। उसका पूरा शरीर घबराहट में पीछे हट गया, जैसे कि उसने एक डर मिला।
वह एक अच्छी दूरी पीछे हट गई और उसके दो छोटे हाथ एक साथ उसकी स्कर्ट पर दब गए। हालांकि इस समय युनचे का ध्यान स्पष्ट रूप से उस पर नहीं था। यदि यह उसकी सामान्य स्थिति में होता तो वह अभी भी इस तरह की धारा का विरोध कर सकता था, लेकिन वर्तमान के लिए यह अशांत धारा निस्संदेह एक भयानक दुस्वप्न थी। उसने अपनी लगभग पूरी तरह से सूख चुकी गहरी नसों को निचोड़ लिया, अपनी लगभग पूरी तरह से सुन्न बांह को ऊपर उठाया और अपने शरीर पर कट के भारी प्रभाव का डटकर विरोध किया, क्योंकि वह धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ रहा था। चंद सांसों के थोड़े ही अंतराल में उसके हाथ और कंधे की मांसपेशियां ऐंठने लगीं। यह शरीर की अपनी सारी शक्ति पूरी तरह से समाप्त होने के बाद सहज प्रतिक्रिया थी। इस अवस्था में उसका हाथ व्यावहारिक रूप से अपन के बराबर था और उसके लिए इसे उठाना मूल रूप से असंभव था। उसकी पीठ पर दरारें भी धीरे धीरे चौड़ी और चौड़ी हो गईं और खून बहने लगा। इस दृश्य ने मोली को भी उसके दिल में डर की लहर महसूस करा दी और यहाँ तक उसकी स्कर्ट पर पकड़े हुए हाथ अनजाने में ढीले पड़ गए। हालांकि यूचे की बाहें ऊपर उठने लगी और जैसे ही वह आगे बढ़ा उसका शरीर धीरे धीरे किनारे के पास आ गया। यह कल्पना करना कठिन था कि वह, जो स्पष्ट रूप से अपनी सीमा तक पहुंच गया था और पहले से ही पूरी तरह से थक चुका था और यहाँ तक कि उसका दिमाग भी बिखर जाना चाहिए था, कहाँ से अपनी सारी शक्ति निचोड़ने में सक्षम था। शायद जो इस समय उसके शरीर को हिला रहा था थी ताकत, लेकिन इच्छा शक्ति, एक अतुलनीय भयानक इच्छा शक्ति। मोली की कुछ अचंभित निगाहों से यूचे एक बार फिर से रेंगते हुए वापस किनारे पर आ गया। उस क्षण मोली के दिल में झटका उस समय से कम नहीं था जब उसने अभी अभी एक अतुलनीय महान लड़ाई देखी थी। जब उसने सोचा कि इस बार यूचे पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा और फिर बेहोश हो जाएगा, तो उसने उसे एक बार फिर कांपते हुए देखा। वह वास्तव में अभी भी खड़ा हो सकता था। एक बार फिर से खड़े होकर यूचे मोली की दिशा में चल पड़ा। उसके कदम बहुत धीमे थे और हर कदम के साथ उसका शरीर हिंसक रूप से हिलता था, जैसे कि वह किसी भी समय गिर सकता था। कुछ दर्जन कदम लगातार चलने के बाद आखिरकार वह रुक गया और तभी मोली को पता चला कि वहां वास्तव में एक छोटा सा पुल था। वह पुल स्पष्ट रूप से मानव हाथों से खोदा गया था और इसका व्यास 1 मीटर से अधिक नहीं था और यह काले तरल से भरा हुआ था। यूचे काले पुल में चला गया और मुश्किल से बैठ पाया। सिर को छोड़कर उसका पूरा शरीर काले तरल में पूरी तरह से डूबा हुआ था। इस समय युनचे ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं और अंत में बेहोश हो गया। मोली आसमान से उतरे और बेहोश युनचे को एक जटिल नजर से देखा। यह पुल जाहिर तौर पर यूचे द्वारा खोदा गया था और इसके आसपास बहुत सारी चीजें थीं। उनमें से अधिकांश विभिन्न प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियां थीं और 20 से अधिक विभिन्न प्रकार की थीं। उनमें से सबसे अधिक काली काली शाखाओं और पत्तियों का ढेर था जो सूखी जलाऊ लकड़ी की तरह दिखता था और इससे निकलने वाली आभा पुल के समान थी। मोली ने बेतरतीब ढंग से एक को उठाया और हल्के से उसे सूंघा। तुरंत उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। दानव खोपड़ी बेल। उसने वास्तव में यहाँ खुद को भिगो दिया। उसने इस तरीके का इस्तेमाल किया 7 दिनों में, नहीं शायद 7 दिनों से भी कम समय में वह जबरन प्राथमिक गहन दायरे में कदम रखेगा। मोली ने चुपचाप युनचे के चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर अपरिपक्वता के अवशेषों ने साबित कर दिया कि वह वास्तव में केवल 16 वर्ष का था। वह स्पष्ट रूप से केवल 16 वर्ष का था। वह संभवतः इस स्तर तक कैसे पहुंच सकता था? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने वास्तव में नरक का अनुभव किया हो? 2 घंटे बाद युनचे उठा और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसने मोली को अपने बगल में तैरते हुए देखा। उसे ठंडेपन से देख रहा था। जब उसने उसे अपनी आंखें खोलते देखा तो उसने तुरंत अपने हाथों को अपनी स्कर्ट पर दबा लिया, जैसे कि यह एक वातानुकूलित पलटा हो। क्या आप पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही हैं? मोली ने अपना मुंह खोला और पूछा। करीब करीब। युनचे ने अपने अभी भी कुछ थके हुए शरीर को सीधा किया और उसकी पीठ पर घाव मूल रूप से 70 से 80% तक ठीक हो गया था। न केवल पुल में दानव खोपड़ी की बेल थी, बल्कि औषधीय जड़ी बूटियों से बना सबसे अच्छा उपचार तरल भी था जिसे वह इकट्ठा कर सकता था। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम अचानक मर जाओगे? मोली का चेहरा थोड़ा ठंडा हो गया। मैं खुद को मरने नहीं दूंगा। बिल्कुल नहीं। युनचे हल्के से मुस्कुराए और बहुत आत्मविश्वास और दृढ़ता से कहा। मोली ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, आप अपने बारे में बहुत अधिक सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि झरने में केवल पानी है? अगर आपके शरीर पर कोई चट्टान गिर जाए तो आपका शरीर तुरंत 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। मैं जानना चाहता हूं आप इस तरह अपनी जान जोखिम में क्यों डालना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि मुझे काफी मजबूत होने की जरूरत है। युनचे आधा पुल में झुक गया और धीरे से कहा, अगर मेरे पास पर्याप्त ताकत होती तो मेरे मालिक को मौत के लिए मजबूर नहीं किया जाता और मेरे परिवार को धमकाया नहीं जाता। पहले मेरी नसों को अपन कर दिया गया था और मैं ताकत का पीछा करने की योग्यता नहीं थी। अब स्वर्ग। अरे नहीं, यह मोली है जिसने मुझे नई गहरी नसें दी हैं। निश्चित रूप से मेरे पास आलसी होने का कोई कारण नहीं है। और आप, मेरे लिटिल मास्टर मोली, जिस क्षण आपने अपना मुंह खोला आप चाहते थे कि मैं उस क्षेत्र में पहुंच जाऊं जहां ब्लू विंड एम्पायर में कोई भी पहले कभी नहीं पहुंचा था। तुम्हारे लिए मैं अपनी जान जोखिम में कैसे नहीं डाल सकता था? उद्धरण चिन्ह। युनचे की साधना पद्धति बहुत ही सरल थी, लेकिन साथ ही यह बहुत चरम और बहुत डरावनी भी थी। उसने अपनी जुआनली को पूरी तरह से बिखेरने के लिए झरने के भारी प्रभाव का इस्तेमाल किया और उसकी जीवन शक्ति को भी बहुत नुकसान हुआ। फिर अपनी लगभग थकी हुई अवस्था में उसने अपने जुआनली और शरीर की सीमाओं को निचोड़ा और फाड़ दिया।
क्योंकि मर्यादाओं को तोड़ने का अर्थ है एक कदम और आगे बढ़ना। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान अगर वह जरा सी भी लापरवाही करता तो वह तुरंत मर जाता। उसके बाद उन्होंने दानव खोपड़ी बेल से बने औषधीय तरल में खुद को भिगोया। दानव खोपड़ी बेल में एक घातक जहर होता है और यह शरीर को तीव्र रूप से उत्तेजित भी करता है। युनचे की चेतना शांत हो जाने के बाद उसके शरीर की सतह पर कोशिकाएं अभी भी सिकुड़ी हुई और उत्तेजना के तहत सक्रिय हो गईं, जिससे उसके घावों के भरने की गति तेज हो गई और उसके शरीर की ताकत को सीमाओं के पार जाने की अनुमति भी मिली। दानव खोपड़ी बेल के जहर के लिए युनचे के पास स्काई पॉइजन पल था, इसलिए वह बिल्कुल भी नहीं डरता था। इन कुछ दिनों में वह मूल रूप से इस तरह से चला, एक पागल आदमी की तरह जो जीना नहीं चाहता था, बेहद सख्त तरीके से साधना कर रहा था। चूंकि तुम अपने जीवन को जोखिम में डालना चाहते हो, यह राजकुमारी स्वाभाविक रूप से तुम्हें नहीं रोकेगी। फिर तुम कब तक यहाँ खेती करने की योजना बना रही हो? मो ली ने प्यारी और अहंकारी आवाज में कहा। बेशक, जब तक मैं इस झरने को जीत नहीं लेता, युनचे ने दृढ़ता से कहा और उनकी आंखों में दृढ़ता का एक निशान चमक गया। अगर मैं एक झरने को भी नहीं जीत सकता तो मैं अपने लक्ष्य को जीतने के लिए क्या उपयोग करूंगा? ठीक है, फिर यह राजकुमारी देखेगी कि तुम इस जलप्रपात को जीतने में कितना समय लगाओगे। इससे पहले मो ली का छोटा सा चेहरा इस समय दूर हो गया और उसके गालों पर लज्जा का निशान दिखाई दिया। तुरंत इस राजकुमारी को कपड़े का एक नया सेट खरीदने में मदद करें। मुझे अंडरवियर, बाहरी वस्त्र, जूते और हेयर बैंड चाहिए। उद्धरण चिन्ह ... कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है कि कपड़ों का यह सेट बहुत अच्छा है। युनचे ने ऊपर नीचे मो ली को देखा और गंभीर चेहरे के साथ कहा, यदि आप इसे खरीदने नहीं जाते हैं तो यह राजकुमारी नाराज हो जाएगी। मो ली का शरीर सीधे तौर पर मारने का इरादा छोड़ने लगा। ठीक है, एक बार जब मैं अपनी जुआनली ठीक कर लूंगा तो मैं जाऊंगा। युनचे ठीक से औषधीय तालाब में बैठ गया और अपने मन को शांत किया। उसने महसूस किया कि उसकी गंभीर रूप से क्षीण गहरी नसें एक बार फिर से धीरे धीरे भर रही थीं। थोड़ी देर के बाद उसने अचानक पूछा, मोली, पिछली बार स्काई पॉइजन पल में प्रवेश करने से पहले ऐसा लगता है कि एक सवाल है जिसका आपने मुझे जवाब नहीं दिया। बस आप कहाँ से आए थे? क्या वह किसी शाही परिवार की राजकुमारी है? उद्धरण चिन्ह। चमेली खड़ी हो गई, उसकी अभिव्यक्ति शांत हो गई जैसे उसने कहा, यह राजकुमारी स्वाभाविक रूप से एक राजकुमारी है, लेकिन मैं कोई शाही राजकुमारी नहीं हूँ। जहाँ तक राजकुमारी की बात है, भले ही इस राजकुमारी ने आपको बताया यह एक ऐसी जगह है जिसे आप करेंगे, पता नहीं, यह यहाँ से बहुत बहुत दूर है। उद्धरण चिन्ह। मो ली की उपस्थिति से यह स्पष्ट था कि वो उसे पूरी तरह से जवाब नहीं देना चाहती थी। युनचे ने एक पल के लिए सोचा और कहा, चूंकि यह बहुत दूर है तो तुम फ्लोटिंग क्लाउड सिटी क्यों जाना चाहते हो? क्या ऐसा हो सकता है कि उन लोगों ने तुम्हें वहां विवश किया जो तुम्हें मारना चाहते थे? उद्धरण चिन्ह। मो ली की छोटी और प्यारी बाहें तुरंत डूब गईं। उसने ठंडेपन से कहा, जिन लोगों ने इस राजकुमारी का पीछा किया वे सभी मर चुके हैं। यह सिर्फ इतना है कि इस राजकुमारी को उम्मीद नहीं थी कि उनके पास इस तरह का निषिद्ध जहर होगा। आपने वास्तव में इस राजकुमारी को अनजाने में अपने जाल में फंसा लिया। मेरे इस स्थान पर आने का कारण दुष्ट परमेश्वर के रक्त की स्मृति छाप में उल्लिखित 5 रहस्यमय दुष्ट भूमि की खोज करना है। हेरेटिक गॉड सीक्रेट ग्राउंड्स में से एक का अनुमानित स्थान ब्लू विंड एम्पायर के पूर्व में था। राजकुमारी की इस खोज के क्रम में अचानक जहर हो गया। उसके बाद जो हुआ वो शायद आप पहले से ही जानते होंगे। उद्धरण चिन्ह। इविल गॉड्स 5 सीक्रेट ग्राउंड्स। युनचे हैरान था। विधर्मी भगवान की स्मृति छाप में यह उल्लेख किया गया था कि यह गहरा आकाश महाद्वीप तब विधर्मी भगवान द्वारा बनाया गया था। इस गहरे आकाश महाद्वीप में 5 स्थान हैं जहां वह निवास कर सकता है। मरने से पहले उसने 5 में 5 बीज छोड़े, अलग अलग जगहें। उन्होंने यह भी विशेष रूप से कहा कि जैस्मीन ने युनचे पर नजर डाली, केवल वह व्यक्ति जिसे उसकी शक्ति विरासत में मिली है वह उन्हें पा सकता है। उद्धरण चिन्ह। दूसरे शब्दों में, मैं अकेला हूं जो उन्हें ढूंढ सकता हूं। युनचे तुरंत उत्तेजित हो गया और जल्दी से बोला, वो 5 बीज कौन से हैं? क्या वे शक्तिशाली हैं? मैं उन्हें कैसे ढूंढ सकता हूं? इस राजकुमारी को कैसे पता चलेगा? लेकिन चूंकि वे विधर्मी भगवान द्वारा पीछे छोड़ दिए गए हैं, वे कमजोर कैसे हो सकते हैं? लेकिन अभी आपके लिए इन अनावश्यक विचारों को दूर करना सबसे अच्छा है। विधर्मी भगवान का गुप्त मैदान, आसपास क्षेत्र का शक्ति स्तर अत्यंत उच्च होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप छू सकते हैं या छू सकते हैं। उस दिन तक प्रतीक्षा करें जब तक आप पूरे ब्लू विंड साम्राज्य को नीचे देख सकते हैं, तब आप इन चीजों के बारे में सोच सकते हैं। मो ली ने वरिष्ठता के भाव से कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युनचे केवल चुप हो सकता था, अपने विचारों को दूर रख सकता था और चुपचाप जुआनली से उबर सकता था। अल्पविराम। 7 दिन पहले ही बीत चुके थे और मूल रूप से जियो कुंग्युन के लिए सियान फॉरेस्ट टाउन में रहना असंभव था। युनचे ने स्काई पॉइजन पल से कपड़ों का एक नया सेट निकाला और उसे बदल दिया, फिर सियान फॉरेस्ट टाउन लौट आया। केवल एक ही लक्ष्य था, मोली के लिए कपड़ों का एक नया सेट खरीदना। लेकिन अंत में युनचे खाली हाथ लौट आया, क्योंकि प्रक्रिया ही कुछ ऐसी थी। मोली, इस कपड़े के सेट के बारे में क्या ख्याल है? यह बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, यह राजकुमारी कभी बैंगनी नहीं पहनती। फिर इसके बारे में क्या? यहाँ कपड़े इतने मोटे क्यों हैं? यह राजकुमारी इतने मोटे कपड़े कैसे पहन सकती है? उद्धरण चिन्ह।
उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह सिर्फ एक दूरस्थ शहर है और इस दुकान के कपड़े पहले से ही शहर में सबसे शानदार माने जा सकते हैं। यदि आप इसके साथ काम करते हैं तो भी ऐसा ही है। भले ही यह राजकुमारी कुछ भी नहीं पहनती है, लेकिन मुझे ऐसे मोटे कपड़े नहीं पहनने हैं। इस राजकुमारी को इनमें से कोई भी कपड़ा नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। जलप्रपात पर विजय प्राप्त करने के बाद मैं न्यू मून सिटी जाऊंगा। वहां निश्चित रूप से बेहतर कपड़े होंगे। यदि आप यहाँ कपड़े नहीं चाहते हैं तो आप समय आने पर ही उन्हें खरीद सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। हम्फ के बारे में कैसे? पहले जांघिया की एक जोड़ी। आप प्रेमालाप कर रहे हैं। मृत्यु। क्या आपको विश्वास है कि यह राजकुमारी अभी आपको नहीं मारेगी? अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। अनजाने में 4 महीने चुपचाप बीत गए। स्कारलेट ड्रैगन माउंटेन रेंज, पहाड़ों के बीच झरना। मौसम पहले ही चुपचाप सर्दियों में प्रवेश कर चुका था और झरने का पानी अधिक से अधिक हड्डियों को ठंडा करने लगा। लेकिन पानी के ऊंचे पर्दे के नीचे वास्तव में एक युवक सीधा खड़ा था। उसका ऊपरी शरीर नंगा था और उसकी आंखें कसकर बंद थीं। उसने अपने शरीर पर ठंडे और हिंसक पानी को गिरने दिया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली, जैसे कि वह वहां एक शिलाखंड की तरह स्थिर हो। अपने शरीर के भीतर जुआनली पानी के प्रभाव का विरोध करते हुए अपनी पूरी ताकत के साथ उमड़ रहा था, जब तक कि जुआनली का आखिरी निशान पूरी तरह से बाहर नहीं निकल गया। बूम! युवक का शरीर झूमने लगा और अंत में अधिक समय तक टिके रहने में असमर्थ होने के कारण वह बढ़ते हुए पूल में गिर गया। मुश्किल से पूल से किनारे पर चढ़ते हुए युनचे की जोर से हौंफने लगी। वह नए खोदे गए छोटे कुंड तक गया और अपने शरीर को अंदर डुबो दिया। फिर उसने पूल के किनारे से कुछ काली औषधीय गोलियां लीं और उन्हें अपने मुंह में भर लिया। यह एक निम्न स्तर की गहन पुनर्प्राप्ति गोली थी जिसे उसने आयरन सैंड वाइन से परिष्कृत किया था, जिसे उसने आसपास से चुना था। यह एक निश्चित अवधि के लिए जुआनली की पुनर्प्राप्ति गति को थोड़ा तेज कर सकता है। प्रोफाउंड रिक्वाइंग पिल खाने के बाद यूचे ने राहत की लंबी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और ध्यान की अवस्था में प्रवेश किया। 24 गहरे प्रवेश द्वार सभी खुल गए, जल्दी से पहले से ही गंभीर रूप से समाप्त जुआनली को ठीक कर रहे थे। इन पिछले कुछ महीनों से वह बार बार अपनी मर्यादाओं को तोड़ते हुए इस जलप्रपात के किनारे ठहर गया था। राक्षसी खोपड़ी बेल तरल में भिगोने से उसके शरीर को कोई स्थायी नुकसान नहीं होगा। मो ली ने उसे दूर से देखा, एक शब्द भी नहीं कहा। वह लंबे समय से युनचे की जीवन जोखिम वाली साधना पद्धति की आदी हो गई थी। उसने मूल रूप से सोचा था कि वह केवल कुछ दिनों के लिए साधना के इस स्तर पर बने रहने में सक्षम होगा, लेकिन जिस बात ने उसे अतुलनीय रूप से चकित कर दिया वह यह थी कि पूरे 4 महीनों के लिए वह हर दिन ऐसा ही था, बिना रुके या एक भी आराम के दिन। लेकिन उसकी सन की साधना निश्चित रूप से इसलिए नहीं थी क्योंकि वह तर्कहीन था। जब उसे लगा कि उसका शरीर अतिभारित है या उसकी चोटें बहुत भारी हैं, तो वह तुरंत डेमोनिक स्कल वाइन पूल में लौट आएगा, जिससे उसका क्षतिग्रस्त शरीर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता गया वह हर दिन राक्षसी खोपड़ी की बेल की मात्रा भी बढ़ाता गया और राक्षसी खोपड़ी की बेल के तरल की सघनता भी मोटी और मोटी होती गई। यह इतना मोटा था कि मरने से पहले एक प्राथमिक गहरा क्षेत्र जुआंजे 5 या 6 सेकंड से अधिक समय तक इसमें नहीं डूब सकता था। 1-1.5 घंटे बाद युनचे ने अपनी आंखें खोली, छोटे से पूल से बाहर कूदा, अपने शरीर को पोंछा, फिर पिछले भोजन से बची भुनी हुई खरगोश की टांग को उठाया और उसे नीचे गिरा दिया। इस बार मैं 23 सेकंड के लिए कायम रहा, पिछली बार से थोड़ा सुधार हुआ। मोली उसकी तरफ आई, उसके हाथ उसकी खूबसूरत छाती को सहला रहे थे और हल्के से कहा, इस प्रगति के अनुसार 1 और 1.5 महीने में आप प्रारंभिक गहन दायरे के 5वें स्तर को पार करने में सक्षम होंगे। इस गति को बुरा नहीं माना जा सकता है। 0 से शुरू करते हुए 7 दिनों में प्रारंभिक गहन क्षेत्र के पहले स्तर में प्रवेश करना, 1 महीने में प्राथमिक गहन दायरे के दूसरे स्तर पर, 2.5 महीने प्राथमिक गहन दायरे के तीसरे स्तर पर और 10 दिन पहले के चौथे स्तर तक पहुंच गया प्राथमिक गहरा क्षेत्र। यह गति खराब नहीं से अधिक थी। ब्लू विंड एम्पायर की गहन खेती के इतिहास में यह गति अभूतपूर्व कहलाने के लिए पर्याप्त थी। अब जबकि युनचे के 54 गहरे प्रवेश द्वार सभी खुले थे और वह अपने शरीर की संरचना और गहन शिराओं से परिचित था, साथ ही गहन साधना की प्रक्रिया से इस तरह के हताश दिन और रात को जोड़ने में सक्षम होने के लिए इस तरह की आश्चर्यजनक गति है नहीं था अतिशयोक्ति, अतिरंजना, अत्युक्ति। आज न केवल वह जुआनली अतुलनीय था जैसा वह 4 महीने पहले था, उसका शरीर भी अतुलनीय रूप से सख्त हो गया था और उसकी सुरक्षात्मक जुआनली की मजबूती इसका एक छोटा सा हिस्सा थी। बड़ा कारण जलप्रपात के अनगिनत प्रभावों और दानव खोपड़ी बेल द्रव में विसर्जन के कारण था। हालांकि उसका वर्तमान जुआनली प्राथमिक गहन दायरे के केवल चौथे स्तर पर था, उसके शरीर की ताकत शायद जुआनजे भी, जो प्रारंभिक गहन दायरे के 6ठे स्तर पर था, तुलना नहीं कर सकता था। ओह, तो फिर तुम मुझे गहन कौशल कब सिखाओगे? तू 4 महीने से अपने को मेरा स्वामी कह चुका है, फिर भी तूने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया, यूनचे ने खाते हुए स्पष्ट रूप से कहा। आप स्पष्ट रूप से गहन साधना के मूल सिद्धांतों को जानते हैं, आपको सिखाने के लिए आपको इस राजकुमारी की आवश्यकता नहीं है। मोली का छोटा चेहरा कठोर था और उसने एक गुरु की गरिमा को धारण किया। अब आपको जो करने की आवश्यकता है वह प्राथमिक गहन दायरे को मजबूत करना है। स्वाभाविक रूप से आपको गहन कौशल सिखाएगा। यहाँ तक बोलते हुए मोली की आंखों में भाव अचानक थोड़ा बदल गया और उसकी आवाज भी धीमी हो गई। कोई आ रहा है? हर दिन लोग आ रहे होंगे, है ना? यूचे ने लापरवाही से कहा।
कुल 5 लोग, जुआनली सभी स्काई प्रोफाउंड दायरे में हैं। वहां भी एक है जो पहले से ही सम्राट गहन क्षेत्र में आधा कदम उठा चुका है। मोली ने अपनी भौहों को थोड़ा सा टेढ़ा किया और उसकी आवाज थोड़ी गंभीर हो गई। क्या? यूचे ने लगभग अपनी जीभ काट ली और सदमे में चिल्लाया। स्काई प्रोफाउंड दायरे। इस छोटे सियान फॉरेस्ट टाउन के बगल में स्कारलेट ड्रैगन माउंटेन रेंज में एक स्काई प्रोफाउंड रियल्म जुवानजे कैसे दिखाई दे सकता है? द स्काई प्रोफाउंड रियल्म यूएली के स्तर पर एक व्यक्ति था जो ब्लू विंड साम्राज्य के शिखर पर था, एक उत्कृष्ट अस्तित्व जिसे हर कोई देखता था। और सम्राट प्रोफाउंड दायरे में आधा कदम, जुआनली स्काई प्रोफाउंड दायरे के 10वें स्तर के शिखर पर पहुंच गया था और सम्राट गहन दायरे से केवल आधा कदम दूर था। यह एक परम अस्तित्व था जिसकी ताकत ब्लू विंड साम्राज्य के शीर्ष 10 को छू सकती थी। इस प्रकार के व्यक्ति आमतौर पर उस विशाल संप्रदाय से आते थे और संप्रदाय के भीतर उनकी स्थिति भी बहुत ऊंची थी। सामान्य लोगों को सामान्य रूप से उन्हें देखने में कठिनाई होती है, तो वे इस सुदूर छोटी जगह में क्यों दिखाई देंगे? इसके अलावा उनमें से 5 एक साथ दिखाई दिए। ब्लू विंड एम्पायर में कहीं भी दिखाई देने वाली इस तरह की लाइन अब भारी हलचल पैदा करने के लिए पर्याप्त होगी। इस सुदूर छोटी सी जगह में दिखाई देना केवल अकल्पनीय के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यूनचे ने अपना सिर उठाया और देखा कि उत्तरी आकाश से 5 काले बिंदु उसकी ओर उड़ रहे हैं। स्काई प्रोफाउंड रियल्म तक पहुंचने पर आकाश में उड़ने के लिए प्रोफाउंड फ्लोटिंग तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। बिना किसी संदेह के ये 5 लोग वैसे ही थे जैसे जैस्मीन ने कहा था। वे सभी गगनचुंबी क्षेत्र के अत्यंत शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। इन 5 लोगों की उड़ने की गति तेज नहीं थी। जब से यूनचे ने उनकी परछाइयां देखी तब से उन्हें यूनचे के ऊपर उड़ने में थोड़ा समय लगा। यह महसूस करते हुए कि लोग उन्हें नीचे से देख रहे थे, उनमें से 2 ने थोड़ा नीचे देखा और यूनचे पर नजर डाली। लेकिन यह केवल एक नजर थी, इससे पहले कि उन्होंने अपनी निगाहें हटा लीं। अन्य 3 ने उसकी ओर देखा तक नहीं। एक व्यक्ति जो केवल प्राथमिक गहन दायरे में था, उसमें योग्यता नहीं थी कि वे उसे सीधे देखें या उसकी परवाह करें। उनके दूर जाने के बाद यूनचे ने थोड़ी देर के लिए सोचा और तुरंत एक निर्णय लिया। उसने पिछले कुछ दिनों में अपने द्वारा एकत्र किए गए सभी औषधीय अवयवों को तुरंत स्काई पॉइजन पल में संग्रहित कर लिया, अपने कपड़े बदल दिए और उस दिशा की ओर दौड़ पड़ा जहां से 5 स्काई प्रोफाउंड रियल्म विशेषज्ञों ने उड़ान भरी थी। आप क्या करने जा रहे हैं? मोली ने भौहें चढ़ाकर पूछा। बेशक, मैं उन 5 लोगों को पकड़ने जा रहा हूँ। यूचे रुका नहीं और जल्दी से बोला, मुझे यह मत बताओ कि तुम उनके पास जाना चाहते हो और उनसे तुम्हें एक शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए विनती करना चाहते हो। मोली ने उदासीनता से कहा, यह कैसे संभव है? मेरे पास पहले से ही लिटिल मास्टर मोली है, मैं दूसरों को कैसे देख सकता हूँ? यूचे ने उसकी चापलूसी की, फिर शरारत से हंसा और उसकी आंखों में चमक आ गई। एक आकाश गहन क्षेत्र विशेषज्ञ के लिए इस जगह पर प्रकट होने के लिए सबसे संभावित कारण यह है कि वे एक गहन जानवर के लिए आए थे। इसके अलावा यह एक उच्च स्तर का गहरा जानवर है, अन्यथा निश्चित रूप से एक साथ हमला करने के लिए स्काई प्रोफाउंड रियल्म के 5 विशेषज्ञों की आवश्यकता नहीं होगी। एक उच्च स्तरीय गहन पशु का शरीर खजानों से भरा है। अगर हम इसे एक साथ मार सकते हैं तो निस्संदेह यह एक बहुत बड़ी फसल होगी। उद्धरण चिन्ह। आप कैसे जानते हैं कि वे सिर्फ गुजर नहीं रहे हैं? मोली ने इधर उधर देखा और कहा, यह बहुत सरल है, क्योंकि उनकी उड़ने की गति बहुत धीमी है, इतनी धीमी है कि मैं पकड़ सकता हूँ। भले ही वह यात्रा कर रहा हो या खजाने की खोज कर रहा हो, उसे जल्दी में होना चाहिए। उसकी गति इतनी धीमी नहीं होनी चाहिए। फिर सबसे अच्छी व्याख्या यह है कि वे एक शक्तिशाली हुआन बीस्ट का सामना करने वाले हैं और वे पहले से ही अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं, इसलिए वे धीमे हो गए और सावधानी से आगे बढ़े। इस समय का उपयोग प्रतिवादों पर चर्चा करने के लिए किया। उद्धरण चिन्ह। फिर भी यदि तुम उसका पीछा करते हो तो तुम क्या कर सकते हो? एक गहरा जानवर जिसके साथ निपटने के लिए स्काई प्रोफाउंड दायरे में 5 लोगों को एक साथ काम करने की आवश्यकता थी, वह निश्चित रूप से एक उच्च स्तर का स्काई प्रोफाउंड बीस्ट था। लड़ाई का वह स्तर कुछ ऐसा नहीं है जिसमें आप भाग ले सकते हैं। क्या आप उनके लिए तोप का चारा बनने जा रहे हैं? मोली ने तिरस्कारपूर्वक कहा, यदि मेरा अनुमान सही है और वे अंत में सफल होते हैं तो मैं कम से कम पक्ष से कुछ लाभ प्राप्त कर सकता हूँ, है ना? उदाहरण के लिए हो सकता है कि हुआन बीस्ट ने अपने हुआन कोर, आंखें, पंजे और दांत ले लिए हों। मैं नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता कि वे इसकी खाल और मांस भी नहीं लेंगे। यूनचे ने अपने दांत खुले और कहा, बेकार साथी। चमेली ने ठंडेपन से सूंघा और बड़े ही तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा। आकाश में 5 लोगों की गति धीमी से धीमी होती जा रही थी। स्पष्ट रूप से, जैसा कि यूनचे ने उम्मीद की थी, वे अपनी मंजिल के और करीब आ रहे थे। यूनचे ने दूर से ही उसका पीछा किया और खोजे जाने के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं था, क्योंकि भले ही वह खोजा गया हो, वह प्राथमिक गहन क्षेत्र के 4थे स्तर पर ही था। वे उस पर ध्यान देने की भी जहमत नहीं उठाएंगे। क्रूर द्वितीयक गहन जानवर आगे घूमते हैं। प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर से नीचे वालों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। यूनचे के सामने एक पुराना चेतावनी चिन्ह दिखाई दिया। स्कारलेट ड्रैगन माउंटेन रेंज बहुत बड़ी थी और जितना गहरा जाता था उतना ही गहरा जानवर होगा। लेकिन कुल मिलाकर स्कारलेट ड्रैगन माउंटेन रेंज में गहरे जानवर मजबूत नहीं थे, लेकिन वे अभी भी कुछ ऐसा नहीं थे जिसे यूनचे के स्तर का जुआंजे संभाल सके। कुछ ही समय बाद उनके सामने एक और चेतावनी चिन्ह प्रकट हुआ। उच्च स्तर के माध्यमिक गहरे जानवर आगे घूमते हैं जो नवजात गहन दायरे के 5वें स्तर से नीचे हैं, कृपया तुरंत चले जाओ।
रास्ते में यूचे कुल 5 चेतावनी संकेतों से टकराया। अंतिम चेतावनी चिन्ह को रक्त लाल मुहर के साथ चिन्हित किया गया था। स्कारलेट ड्रैगन निषिद्ध क्षेत्र, ये 4 शब्द ही थे, लेकिन उनमें एक ऐसा दबाव था जो दिल को धड़का देता था। और सियान फॉरेस्ट टाउन में रहने वाले सभी लोग जानते थे कि उनके सामने एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें बिल्कुल प्रवेश नहीं किया जा सकता था, क्योंकि प्रवेश करने वाला कोई भी जीवित वापस नहीं लौट पाएगा। और आकाश में 5 लोग भी इसी समय रुक गए। एक लंबी दूरी से अलग, यूचे उनकी बातचीत को धीरे धीरे सुन सकता था। क्या यह यहाँ के आसपास है? यह सही है, सामने वाला लाल क्षेत्र उस फ्लेम ड्रैगन का विश्राम स्थल होना चाहिए। क्या आप लोगों ने इस फ्लेम ड्रैगन की ताकत की पुष्टि की है? एमेन, 10वें स्तर का स्काई प्रोफाउंड बीस्ट सही होना चाहिए। यहाँ ग्रेट एल्डर के साथ कोई कारण नहीं है कि हम इससे निपट नहीं सकते। उद्धरण चिन्ह, अगर हम इसकी अग्नि विशेषता गहन कोर प्राप्त कर सकते हैं तो यह निश्चित रूप से यंग मास्टर की बर्निंग हेवन आर्ट्स को फिर से तोड़ने की अनुमति देगा। अगर यह सुचारू रूप से चलता है तो अगले ब्लू विन रैंकिंग टूर्नामेंट में हमें जियोस्कोल और यहाँ तक फ्रोजन क्लाउड फेरी पैलेस को दबाने का आत्मविश्वास है। बर्निंग हेवन आर्ट्स, इन 3 शब्दों से यूनचे का पूरा शरीर कांपने लगा। ये 5 लोग, क्या ऐसा हो सकता है कि वे ब्लू विंड 4 ग्रेट सेक्ट के बर्निंग हेवन स्कूल से आए हों? कोई आश्चर्य नहीं कि वे इस तरह के एक भयावह लाइनअप को बाहर भेज सकते थे। वे वास्तव में 4 महान संप्रदाय के लोग थे, और उनमें से एक ग्रेट एल्डर भी था, जिसका मतलब यह भी था कि बर्निंग हेवन स्कूल के भीतर भी इन 5 लोगों की लाइनअप भी मुख्य ताकत थी। और यहाँ आने का उनका उद्देश्य वास्तव में एक शक्तिशाली जुबान जानवर के लिए था। क्या ऐसा हो सकता है कि 10वें स्तर का स्काई प्रोफाउंड बीस्ट, फ्लेम ड्रैगन, जिसके बारे में उन्होंने बात की थी, स्कारलेट ड्रैगन, जो हमेशा इस स्कारलेट ड्रैगन माउंटेन रेंज में अफवाह थी? ऐसा लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। यह एलिमेंट्री प्रोफाउंड रियल में बस एक छोटा सा बववा है। प्रोफाउंड फ्लोटिंग तकनीक को देखने का शायद यह उनका पहला मौका है, इसलिए उन्होंने लापरवाही से हमारा पीछा किया। अगर वह वास्तव में मरना चाहता है तो फ्लेम ड्रैगन को कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है, मैं उसे अभी उसके रास्ते पर भेज सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह, टस्क, एलिमेंट्री प्रोफाउंड रियल में एक छोटे से लड़के के साथ बहस करते हुए, क्या आप अपनी स्थिति को कम करने से डरते नहीं हैं? यूचे का दिल अचानक कांप उठा। हालांकि वह रास्ते में बेहद सावधान रहा था, फिर भी यह स्पष्ट था कि वह अभी भी खोजा गया था। आखिरकार दूसरी पार्टी भयानक स्काई प्रोफाउंड दायरे में थी। चुपके से एक गहरी सांस लेते हुए यूचे ने एक कदम पीछे लिया और उसके दिल में पीछे हटने का विचार आया। आखिरकार उनकी मौजूदा ताकत बहुत कमजोर थी और उनके पास जोखिम लेने की योग्यता भी नहीं थी। अगर वह जरा सी भी लापरवाही करता तो वह सीधे अपनी जान से हाथ धो बैठता। वह कुछ कदम पीछे हट गया और जैसे ही वह अस्थायी रूप से जाने के लिए तैयार हुआ, उसका दिल अचानक बेतहाशा धड़कने लगा। वह अपने दिल से आने वाली थंप की आवाज भी सुन सकता था। यह है प्रहार प्रहार। उसका दिल एक बार फिर बेतहाशा धड़कने लगा। उसके हृदय में एक अवर्णनीय भावना अचानक प्रकट हुई और फिर अधिक से अधिक तीव्र हो गई। यह एहसास, यूचे ने अपना हाथ उसकी छाती पर रखा, उसका चेहरा अवर्णनीय रूप से चौंक गया। कुछ मुझे बुला रहा है। यूचे घूमा और दक्षिण की ओर देखा। यह अजीब सा एहसास स्पष्ट रूप से उस दिशा से आया था। यह भावना बहुत सूक्ष्म थी। यह स्पष्ट रूप से एक प्रकार का भ्रम और अवर्णनीय एहसास था, लेकिन इसने उसके हृदय को संदेह या प्रतिरोध के लेशमात्र को भी जन्म देने में असमर्थ बना दिया। तुम्हें क्या हुआ? मोली, जो स्काई पॉइजन पल में थे, ने उनकी असामान्यता पर ध्यान दिया और जोर से पूछा। वहां पर ऐसा लगता है जैसे कुछ मुझे बुला रहा है। यूचे ने दक्षिण की ओर देखा और शांति से कहा, बुलाना? मोली की आवाज आश्चर्य से भरी हुई थी। यह गलत नहीं हो सकता, यह वहां पर है। यूचे की भौहें थोड़ी टेढ़ी हो गईं। वास्तव में यह क्या है? क्या यह किसी प्रकार की विशेष मंत्रमुग्ध करने वाली तकनीक हो सकती है? नहीं, यह न केवल मेरी चेतना है, बल्कि मेरी गहरी नसें भी प्रतिक्रिया दे रही हैं। नहीं, मुझे वहां जाकर देखना होगा। उद्धरण चिन्ह, आकाश में 5 लोग पहले ही आगे बढ़ चुके थे। यदि वह आगे बढ़ना जारी रखता है, यदि वह किसी गहरे जानवर से मिलता है तो निस्संदेह मर जाएगा। अगर बर्निंग हेवन स्कूल के लोगों को पता चला कि वह अभी भी उसका पीछा कर रहा है, तो वे डर सकते हैं कि वह एक बाधा बन जाएगा और उस पर हमला कर देगा। एक पल की झिझक के बाद यूचे ने अपने दांतों को थोड़ा पीस लिया, आखिरी स्टार कंसीलिंग ग्रास निकाली और उसे अपने बाएं हाथ में पकड़ लिया। जब उन्होंने इसे जारी किया तो यह पहले से ही एक क्रिस्टल क्लियर स्टार कंसीलिंग पिल में बदल चुका था। स्टार छुपाने वाली गोली को निगलने के बाद यूचे का शरीर तुरंत धुंध की तरह गायब हो गया। अदृश्य और निराकार, यूचे ने एक कदम आगे बढ़ाया और तेजी से आगे बढ़ा। जिस क्षण उसने स्कारलेट ड्रैगन निषिद्ध क्षेत्र में कदम रखा, एक सूखी और गर्म भावना तुरंत उस पर हावी हो गई, जिससे यूचे का तुरंत दम घुटने लगा। उसके सामने एक छोटी सी पहाड़ी थी जो बहुत ऊंची नहीं थी। वह जल्दी से ऊपर गया, पहाड़ी की चोटी पर रुक गया और आगे की ओर देखा। उसकी दृष्टि में एक बड़ा लाल रंग का क्षेत्र दिखाई दिया। लाल क्षेत्र के केंद्र में एक विशाल गुफा थी जो लगभग 100 मीटर ऊंची थी। इसके चारों ओर घास का एक भी तिनका नहीं उगता था और जमीन और गुफा की दरारों से कभी कभी झुलसाने वाली सफेद गैस और आग की लपटें निकलती थीं, जैसे कि यह स्वर्गीय आग से जल गई हो। इस समय बर्निंग हेवन स्कूल के 5 लोग भी गुफा के ऊपर आकाश में आ गए थे। यूचे की स्थिति ने अंततः उसे 5 लोगों के चेहरों को स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति दी।
उनमें से 4 की उम्र लगभग 50 वर्ष की थी और उनके सारे वस्त्र लाल रंग की लपटों के गुच्छे से कड़े हुए थे। और बीच के व्यक्ति के पास पहले से ही एक घिसी पिटी दाढ़ी और एक शांत अभिव्यक्ति थी। सिर से पांव तक उसके पूरे शरीर ने एक भयानक आभा बिखेर दी, जिससे युनचे को घुटन महसूस होने लगी। स्काई प्रोफाउंड दायरे में 5 लोग। बीच में वाला सुपर विशेषज्ञ था, जो पहले से ही सम्राट प्रोफाउंड दायरे में आधा कदम था, जिसका मोली ने उल्लेख किया था। बनिंग हेवन स्कूल के लिए इस तरह के चौंकाने वाले लाइनअप को भेजने के लिए ऐसा लग रहा था कि फ्लेम ड्रैगन प्रोफाउंड कोर की उन्होंने बात की थी, जो वास्तव में उनके लिए महत्वपूर्ण था। ऐसा लगता है कि जानकारी वास्तव में सही थी। अंदर आराम करना, एक विशाल अग्नि विशेषता गहरा जानवर है, दूर दाईं ओर के अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सीधे चेहरे के साथ कहा। उतावलेपन से कार्य न करें। इस गुफा में कुछ अप्रत्याशित रहस्य हो सकते हैं, इस फ्लेम ड्रैगन को लुभाना बेहतर है। तो मुझे करने दो। दूर बाईं ओर के अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने दाहिने हाथ के झूले के साथ एक गहरे सुनहरे रंग का लंबा ब्लेड, जो 1 मीटर से अधिक लंबा था, पहले से ही उसके हाथ में था। बनिंग हेवन स्कूल का मुख्य हथियार ब्लेड था और इसका एक मुख्य गहन कौशल बनिंग हेवन ब्लेड था। जब बनिंग हेवन आर्ट परिचालित होता है तो ब्लेड प्रचंड लपटों के साथ प्रज्वलित होता है और प्रचंड लपटें ब्लेड का पीछा करती हैं। इसकी शक्ति बेहद चौंकाने वाली होती है। हाँ, अधेड़ उम्र के आदमी ने लंबा ब्लेड उठाया और ब्लेड तुरंत धधकती हुई लौ से प्रज्वलित हो गया। जोर से दहाड़ते हुए वह अचानक नीचे की ओर कट गया। गड़गड़ाहट। ब्लेड से एक मोटी आग वाला ड्रैगन उड़ गया, जो अपने साथ हवा की चिलचिलाती लहर और सीटी बजाता हुआ आया, क्योंकि यह विशाल गुफा के सामने की ओर चार्ज हुआ। जोरदार धमाके के साथ जमीन पर उतरा फायर ड्रैगन जोरदार धमाके के साथ फट गया। मूल रूप से समतल जमीन को तुरंत एक विशाल गड्ढे में विस्फोट कर दिया गया था, जो 10 मीटर से अधिक गहरा था, और झुलसी हुई हवा सभी दिशाओं में फैल गई। यहां तक पूरी विशाल गुफा भी क्षण भर के लिए थरथरा उठी। गर्जन। अचानक विशाल गुफा के भीतर से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। इस गर्जना ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। भले ही युनचे बहुत दूर था, फिर भी वह इससे बहरा हो गया था। गर्जना के बीच गुफा के भीतर अचानक आग की एक चमक दिखाई दी। उसके बाद आग का एक खंभा, जो कई 10 मीटर मोटा था, अचानक गुफा के भीतर से आसमान में 5 लोगों की ओर बह निकला। हवा की एक झुलसाने वाली लहर ने तुरंत आसपास के कई किलोमीटर की जगह को भर दिया। युनचे के चेहरे पर तुरंत एक जलता हुआ दर्द महसूस हुआ और वह अपने दिल में चुपके से हैरान हो गया। लगता है फ्लेम ड्रैगन की कहानी सच होनी चाहिए। यहाँ तक अगर यह एक अजगर नहीं था, तो यह निश्चित रूप से एक अतुलनीय रूप से भयानक आग विशेषता गहरा जानवर होगा। यह स्कारलेट ड्रैगन माउंटेन रेंज, जो अज्ञात थी और केवल निम्नतम स्तर के गहरे जानवर थे, वास्तव में इस तरह के एक भयानक साथी को छुपाया। रास्ते से अलग हटें। आग का वह खंभा जो अचानक निकल गया, उसने 5 लोगों को भी बहुत झकझोर कर रख दिया। यह तेजी से आकाश में अलग अलग दिशाओं में चला गया और आग का खंभा आकाश में धीरे धीरे फैलने से पहले कई 100 मीटर ऊंचा हो गया। और इस समय गुफा के सामने एक विशाल ड्रैगन सिलहुट दिखाई दिया। यह 100 फीट लंबा था और इसका पूरा शरीर सुर्ख लाल रंग का था, मानो यह गर्म लाल स्टील का हो। उसके बड़े बड़े पंख और पूंछ आग की लपटों से जल रहे थे। उसने अपना सिर उठाया और उसकी 2 सुर्ख लाल आंखें बिना क्रोध के प्रभाव डाल रही थीं। यह वास्तव में मानव भाषा में बोला गया था, दुस्साहसी मनुष्य, आप वास्तव में इस राजा के क्षेत्र पर आक्रमण करने का साहस करते हैं। इसकी आवाज भारी और कर्कश थी और इससे भी अधिक एक निराकार गरिमा प्रकट करती थी, जिसने किसी के दिल को झकझोर कर रख दिया था। बनिंग हेवन स्कूल के महान बुजुर्ग ने एक कदम आगे बढ़ाया और गर्व से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस अनाम जगह में वास्तव में एक अजगर का निवास होगा, और उस पर एक अग्नि में अजगर। लेकिन आपके महान शरीर और शक्तिशाली ताकत के साथ यह वास्तव में है इस तरह की जगह में रहने के लिए बहुत दमघोटू। जब हम आपका गहरा कोर निकाल लेंगे तो हम निश्चित रूप से ब्लू विंड एम्पायर के शिखर पर आपकी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। आप क्या सोचते हैं? उद्धरण चिन्ह। बनिंग हेवन स्कूल के महान बुजुर्ग फेन मोली स्वाभाविक रूप से अहंकारी थे। उन्होंने फ्लेम ड्रैगन के साथ एक भी शब्द बर्बाद नहीं किया और सीधे अपने उद्देश्य को बताया। उनका आचरण इसे प्राप्त करने के लिए और भी अधिक दृढ़ था, जैसे कि फ्लेम ड्रैगन का गहन कोर पहले से ही उनका था। क्योंकि इस फ्लेम ड्रैगन द्वारा उत्सर्जित ज्वानली आभा से यह 9वें स्तर का स्काई प्रोफाउंड बीस्ट होना चाहिए, जो जानकारी से अलग नहीं था। वह फेन मोली 7 साल के लिए पहले से ही स्काई प्रोफाउंड दायरे के 10वें स्तर के शिखर पर रुक गया था और सम्राट प्रोफाउंड दायरे से केवल आधा कदम दूर था। वह अकेले ही इस ज्वाला ड्रैगन को हरा सकता था और इसके अलावा उसी संप्रदाय के अभी भी 4 अन्य विशेषज्ञ थे जो उसके पक्ष में स्काई प्रोफाउंड दायरे में थे। साथ ही उनके संप्रदाय की रहस्यमयी कला द बनिंग स्काई आर्ट ने भी उन्हें फायर एट्रीब्यूट 1 बीस्ट्स के खिलाफ काफी संयमित क्षमता प्रदान की। फेन मोली के शब्दों ने तुरंत और पूरी तरह से फ्लेम ड्रैगन के रोष को भड़का दिया। उसके पंखों और पूंछ पर लपटें तुरंत और भी अधिक तीव्रता से जल उठी और उसके प्रकोप के साथ आसपास का तापमान तेजी से बढ़ गया। लालची मनुष्यों, तुम अपने अहंकार और लालच के लिए सबसे भारी कीमत चुकाओगे। यह राजा तुम सभी को जलाकर राख कर देगा। उद्धरण चिन्ह। उग्र ज्वाला ड्रैगन ने अपने पंख फड़फड़ाए और उसका विशाल जलता हुआ शरीर आकाश में उड़ गया, जो आकाश में 5 लोगों की ओर बढ़ रहा था। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई आग का बड़ा गोला आसमान में उड़ रहा हो। मेरी चुनौती स्वीकार करो। द ग्रेट एल्डर ने एक धीमी दहाड़ दी और 5 लोग तुरंत तितर बितर हो गए। फ्लेम ड्रैगन की 5 अलग अलग दिशाओं में खड़े हो गए।
फ्लेम ड्रैगन ने एक विस्फोटक गर्जना छोड़ी और स्कारलेट की लपटों की 5 धारियां उसके शरीर से अचानक निकलीं, जो क्रमशः 5 लोगों की ओर काटते हुए 5 पुरुषवादी अग्नि ड्रैगन में परिवर्तित हो गईं। भले ही वे 1000 मीटर से अधिक की दूरी से अलग हो गए थे, लेकिन झुलसा देने वाले उच्च तापमान के कारण अभी भी युनचे का दम घुट रहा था और उसे बहुत पसीना आ रहा था। 5 फायर ड्रैगन ने 5 लोगों के सुरक्षात्मक जुआनिकी पर हमला किया और अन्य 4 लोगों को फेनमोली से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। फेनमोली ने जुआनली का इस्तेमाल आग के ड्रैगन को जबरदस्ती तितर बितर करने के लिए किया। एक विस्फोटक दहाड़ के साथ उसका शरीर एक आफ्टर इमेज में तब्दील हो गया और तुरंत फ्लेम ड्रैगन के विशाल शरीर के पास पहुंच गया। उसके हाथ में लंबे ब्लेड ने नृत्य किया, आकाश को ब्लेड छवियों से भर दिया और ज्वाला ड्रैगन के शरीर पर एक हिंसक तूफान की तरह उतरा, जिससे धातु के टकराने की कान छिदवाने वाली आवाजें निकलीं। फ्लेम ड्रैगन गुस्से में था। इसने अपने शरीर को जमकर झुलाया और इसकी विशाल ड्रैगन की पूंछ एक हिंसक बल के साथ फेनमोली की ओर भयंकर रूप से धंस गई। फेनमोली का शरीर पीछे की ओर झुक गया और एक पल में उसने अपने सामने एक सुरक्षात्मक जुआनली का निर्माण किया। एक भारी ध्वनि के साथ विशाल ड्रैगन की पूंछ फेनमोली की सुरक्षात्मक जुआनली पर जमकर टूट पड़ी और कठिन सुरक्षात्मक जुआनली तुरंत कांच की तरह बिखर गई। फेनमोली का फिगर विस्फोटक रूप से पीछे हट गया और उसका चेहरा भी पीला पड़ गया। वह जल्दी से दहाड़ता है, इसका शरीर बहुत अत्याचारी है, पास मत आना। अन्य 4 स्काई प्रोफाउंड विशेषज्ञों ने आवाज सुनी और जल्दी से अपने शरीर को रोक लिया। उनमें से प्रत्येक के हाथों में पहले से ही एक लंबा ब्लेड था और ब्लेड के शरीर पर लपटें प्रज्वलित थीं। बनिंग हेवन ब्लेड फ्लेम ड्रैगन फ्लिप्स द सीज। बनिंग हेवन ब्लेड हजारों चिलचिलाती धूप। बनिंग हेवन ब्लेड प्रेरी बनिंग स्लैश। बनिंग हेवन ब्लेड बनिंग सन बनिंग क्लाउड्स। उनमें से 4 मूल रूप से एक ही बनिंग हेवन स्कूल से थे और खून से जुड़े भाई भी थे। वे एक साथ बड़े हुए और एक साथ गहन खेती की। वे एक दूसरे से अतुलनीय रूप से परिचित थे और उनकी मौन समझ बहुत अधिक थी। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने एक ही समय में अपने हाथों में लंबे ब्लेड उठाए हैं और कई दसियों मीटर की दूरी से फ्लेम ड्रैगन की ओर फिसले। भयानक ब्लेड आभा ने एक स्पष्ट स्थानिक लहर निकाली और सीधे फ्लेम ड्रैगन की ओर दबाया। एक ब्लेड बाईं ओर था, एक ब्लेड दाईं ओर था, एक ब्लेड शीर्ष पर था और एक ब्लेड नीचे था, जो फ्लेम ड्रैगन के आगे बढ़ने और पीछे हटने के सभी रास्तों को बंद कर देता था। टकराना, 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 टकराना। फ्लेम ड्रैगन का शरीर बहुत बड़ा था और इस वजह से उसकी चालें इतनी फुर्तीली नहीं थीं। 4 ब्लेड औरस उसके शरीर पर गिर गए और कान छिदवाने वाली टक्कर की आवाज के बीच उसके शरीर की सतह पर 4 बहुत उथले निशान रह गए और इसके कारण उसका शरीर थोड़ा असंतुलित हो गया। इस समय फेनमोली का पलटवार भी अचानक आ गया। यह अज्ञात था जब वह फ्लेम ड्रैगन के ऊपर हवा में दिखाई दिया था और एक अतुलनीय रूप से भारी ब्लेड फ्लेम ड्रैगन के सिर पर भयंकर रूप से धंस गया था। गर्जन। फ्लेम ड्रैगन, जो दर्द में था, गुस्से में दहाड़ता है। उसके शरीर की सतह अचानक आग की लपटों की एक बड़ी गेंद के साथ फट गई और चिलचिलाती गर्मी की लहर ने उन 5 को तुरंत दूर कर दिया। उनकी बनिंग हेवन आर्ट्स ने उन्हें कुछ हद तक आग का विरोध करने की क्षमता रखने की अनुमति दी, लेकिन यह इस हद तक नहीं था कि उन्हें आग से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। उन्होंने फ्लेम ड्रैगन को सांस लेने का मौका नहीं दिया और पलक झपकते ही वे फिर से बंद हो गए। वह ब्लेड आभा जो अंतरिक्ष को भी चीरने में सक्षम प्रतीत होती थी, बार बार फ्लेम ड्रैगन के शरीर पर उतरी। बजना, बूम, टकराना, ठूश, हवा के माध्यम से ब्लेड की आभा फटने की आवाज, आग की लपटों की आवाज और कान छिदवाने वाली टक्कर की आवाज पूरे स्कारलेट ड्रैगन माउंटेन रेंज में गूंजने लगी और आसपास के क्षेत्र में निम्न स्तर के गहरे जानवर सभी दहशत में भाग गए। छोटी छोटी पहाड़ियां लगातार कटी हुई थीं और यहां तक कि जमीन में भी अनगिनत दरारें दिखाई दे रही थीं। युनचे दूर उस पहाड़ी की चोटी पर छिप गया और अपनी सांसें थामे हुए स्काई प्रोफाउंड रियल्म के बीच इस लड़ाई को देख रहा था। एक तरफ एक स्काई प्रोफाउंड बीस्ट था और दूसरी तरफ 5 स्काई प्रोफाउंड रियल्म विशेषज्ञ थे। इस तरह की लाइन अप, इस तरह की लड़ाई ब्लू विंड एम्पायर के इतिहास में भी शायद ही कभी देखी गई थी और अभी यह वास्तव में उसके द्वारा देखा गया था। प्राथमिक गहन क्षेत्र का मात्र 4था स्तर, अपनी आंखों से उसने संपर्क करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि चाहे वह फ्लेम ड्रैगन की लपटें हों या बनिंग हेवन स्कूल की ब्लेड आभा, भले ही वह सिर्फ परिणाम ही क्यों न हो, वह निस्संदेह मर जाएगा। लड़ाई अधिक से अधिक तीव्र हो गई और आसपास की हवा का तापमान बढ़ना जारी रहा। फ्लेम ड्रैगन की ताकत पर संदेह करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उसे अपने समान स्तर के 5 विरोधियों का सामना करना पड़ा। लगभग शुरू से ही यह एक नुकसानदेह स्थिति में आ गया था, लेकिन आखिरकार उसके पास एक अत्याचारी काया थी जिस तक पहुंचने की मनुष्य आशा नहीं कर सकता था। भले ही बनिंग हेवन स्कूल के 5 लोगों को फायदा हुआ हो, लेकिन वे थोड़े समय में इसमें कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसा लगता है यह फ्लेम ड्रैगन उनके द्वारा अभी या बाद में नीचे ले जाया जाएगा। यूचे ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। तो आप वास्तव में ड्रैगन को कम आंकते हैं, मोली ने ठंडेपन से कहा। भले ही यह केवल एक निम्न स्तर का ड्रैगन है, यह अभी भी एक सच्चा ड्रैगन है। फ्लिट ड्रैगन या हुई ड्रैगन जैसे झूठे ड्रैगन के विपरीत, एक ट्रू ड्रैगन के पास न केवल अत्यधिक उच्च बुद्धि होती है, बल्कि यह खुद को सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत देने के लिए अपनी असली ताकत भी छुपा सकता है। इन लोगों ने सोचा कि यह एक स्काई प्रोफाउंड बीस्ट था, इसलिए वे एक व्यक्ति को सम्राट प्रोफाउंड दायरे में आधा कदम ले आए। लेकिन दुर्भाग्य से यह वास्तव में एक वास्तविक सम्राट प्रोफाउंड बीस्ट है। उद्धरण चिन्ह। युनचे के चेहरे पर आश्चर्य था।
अभी यह केवल अपने विरोधियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, कमजोर होने का नाटक कर रहा है और उन्हें निश्चित मृत्यु की स्थिति में फुसला रहा है। जब यह वास्तव में अपने नुकीलेपन को प्रकट करता है तो ये 5 लोग उस व्यक्ति सहित सम्राट गहन दायरे में आधा कदम जिंदा छोड़ने के बारे में सभी भूल सकते हैं। यह सुनकर युनचे का दिल कांप उठा। यह अजगर वास्तव में इतना दुष्ट और धूर्त था। जैसे जैसे लड़ाई अधिक से अधिक तीव्र होती गई, उनकी लड़ाई का स्थान भी धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ता गया, गुफा से और दूर होता गया। और यह स्पष्ट रूप से फ्लेम ड्रैगन द्वारा जानबूझकर किया गया था ताकि युद्ध के बाद की गुफा को नुकसान पहुंचाने से रोका जा सके। गुफा। युनचे की नजर तुरंत उस विशाल गुफा पर पड़ी। यह ट्रू ड्रैगन था और यह वह गुफा थी जहां एक सम्राट प्रोफाउंड ट्रू ड्रैगन रहता था। यह अज्ञात था कि स्कारलेट ड्रैगन माउंटेन रेंज नाम कितने समय पहले आया था, लेकिन यह कम से कम 100 साल से कम नहीं था। इसका मतलब यह भी था कि यह फ्लेम ड्रैगन 100 साल से कम समय तक इस गुफा में रहा था। और एक अजगर के जीवनकाल के साथ शायद यह और भी लंबा था, यहाँ तक 1000 साल या यहाँ तक कुछ हजार साल भी असंभव नहीं था। और इस तरह का एक महान गहरा जानवर एक अजगर की तरह निश्चित रूप से एक साधारण जगह में रहने के लिए तैयार नहीं होगा। इस गुफा के अंदर कुछ स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना हो सकता है जिसे छोड़ने के लिए वह तैयार नहीं था। और यहाँ तक अगर नहीं भी था, क्योंकि यह इतने लंबे समय से यहाँ था, तो उसे कुछ अजगर के तराजू, अजगर की खाल और अजगर के सींगों को छोड़ देना चाहिए था, है ना? और अजगर के शरीर पर जो चीजें थीं, भले ही वे बहा दी गई हों, वे सभी खजाने थे। वह वर्तमान में एलिमेंट्री प्रोफाउंड रियल्म के चौथे स्तर पर था और यह उसकी 4 महीने की कड़ी मेहनत का परिणाम था। हालांकि उसकी गति काफी चौंकाने वाली थी, फिर भी उसकी ताकत ब्लू विंड कॉन्टिनेंट के निचले भाग में थी। यदि वास्तव में इस गुफा के अंदर कुछ स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना था तो यह निश्चित रूप से उसकी जुआनली की खेती के लिए बेहद फायदेमंद होगा। अपनी वर्तमान अदृश्य अवस्था को देखते हुए उसने अपने दांतों को जोर से भींचा। मैं यह सब जोखिम में डालूंगा। बड़े लाभ के साथ अक्सर बड़े जोखिम भी होते हैं। अतिसतर्क होने से अवसरों को आपके हाथ से फिसलने ही दिया जाएगा। एक काय कभी शिखर पर नहीं पहुंच पाएगा। इसके अलावा उसके पास एक स्पष्ट अवर्णनीय भावना थी कि जिस चीज ने उसे पहले बुलाया था वह भी इस गुफा के अंदर लग रहा था। आप क्या कर रहे हैं? यूनचे को अचानक खड़े देखकर और जलती हुई निगाहों से गुफा की ओर देखते हुए मोली ने सतर्कता से कहा, मैं उस गुफा को देखने के लिए चुपके से उस गुफा में जा रहा हूँ। चूंकि यह एक अजगर की मांद है, इसलिए अंदर कुछ अच्छी चीजें हो सकती हैं। यूनचे ने धीरे से कहा, हम उम्मीद के मुताबिक कोई भी इंसान नहीं है जो लालची नहीं है। उनकी लड़ाई का नतीजा हर जगह है और अगर आपको जरा सा भी छुआ गया तो आप तुरंत मर जाएंगे। क्या आपको वास्तव में अपने जीवन की परवाह नहीं है? उद्धरण चिन्ह। चिंता न करें, स्टार कंसीलिंग ग्रास की छुपाने की क्षमता के साथ यहाँ तक एक सम्राट गहरा क्षेत्र भी इसे खोजने में सक्षम नहीं होगा। अभी जिस स्थान पर वे लड़ रहे हैं वह पहले से ही उस गुफा से बहुत दूर है। जब तक मैं एक चक्कर लगाता हूँ मैं निश्चित रूप से प्रभावित नहीं होऊंगा। इस राजकुमारी ने अभी आपको बताया, ट्रू ड्रैगन्स में बहुत उच्च बुद्धि होती है। भले ही इसकी गुफा के अंदर वास्तव में कुछ खजाना हो, यह निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यूनचे ने पहले ही मोली के मना करने की बात को नजरअंदाज कर दिया था। ध्यान से अपनी आकृति और आभा को छुपाते हुए वह बाईं ओर से पहाड़ से नीचे उतरा और गुफा के प्रवेश द्वार की ओर एक गोल चक्कर मार लिया।